आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हालचाल है आप सभी के? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? एक छोटे से टेस्ट के साथ मैं चीजों को शुरू करता हूं। क्या आप पूरे तरीके तैयार हैं? टेस्ट किस किस चीज का होगा? एक तो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का टेस्ट होगा, जिसके अंदर मैं आपसे जो सैटेलाइट्स हैं उनके मूव्स के बारे में सवाल पूछूंगा। दूसरा प्लैनेट्स का जो टेस्ट है वो होगा आपका। तीसरा टेस्ट आपका हिमालय का होगा। और चौथा टेस्ट जो होगा आपका, थोड़ा सा मिक्स में जो है कुछ रैंडम सवाल आपसे पूछूंगा। तबीयत मेरी अभी पहले से बेटर है, मेडिसिन मैंने ले ली है, लेकिन पूरे तरीके आराम नहीं आया है। उम्मीद है सुबह तक जो है आराम आ जाएगा। सवाल पोल में नहीं होंगे, सवाल जो होंगे कमेंट सेक्शन में होंगे, जिससे कि मैं हर एक बच्चे का आंसर देख पाऊं एंड मैं देख पाऊं कि कौन ऐसा बच्चा है जो कि थोड़ा सा पीछे रह रहा है, और मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कोशिश करके उसे भी बाकी सबके साथ ले आऊं। शुरू करते हैं एक बार। आप सब लोग कंफर्मेशन देने की आवाज वगैरह सब सही है या नहीं है? शाम को हमने हमने हिमालय जो है पूरा कर लिया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है हिमालय वाला पोर्शन हमारा पूरा हो गया था। अब जो है आपका एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले करीब 10 मिनट में आपका एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा टेस्ट लेने वाला हूँ। ठीक है जी? कॉपी पेन आप बंद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। प्लीज रियलिटी चेक करें, और अगर आपका आंसर बिना कमेंट देखे आता है तो ही आप अपना जो स्कोर है उसे काउंट करेंगे। अगर ऐसा है कि आपने देख लिया कमेंट की मरकरी के 0 मूव्स हैं और आपको अंदाजा था, तो आप उसे काउंट नहीं करेंगे। ठीक है? एक और सजेशन रहेगा, आप चाहें तो अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी कमेंट करेंगे तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, बट अपने आप से आप धोखा ना रखें। ठीक है? सवाल मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले मून्स से मैं आपके लिए सवाल बनाऊंगा। सवाल नंबर 1 जो मेरा है वो है कि डीमोस जो है किसका मून है? आप कमेंट नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, आप कमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। जस्ट बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। दूसरा सवाल मेरा रहेगा, टाइटन इज द मून ऑफ किसका? ये दो सवाल आपके सामने। पहले का आंसर आपका मार्स है। अगर आपने मार्स दिया है तो आपका 1 नंबर आपको मिलता है। अगर आपने इसका आंसर सैटर्न दिया है तो आपको दूसरा नंबर मिलता है। ये 1 नंबर का सवाल है। तीसरे नंबर पे मेरा सवाल है, जुपिटर के पास कितने मून्स हैं? ये अगर आप सटीक आंसर देंगे तो ही आपका आंसर माना जाएगा। अगर आप गलत आंसर देंगे, ऑप्शन दे देता हूँ चलिए आपको, 79, 82, 27 और 14। आपका आंसर अगर 79 है तो ही आपको 1 नंबर मिलता है, इसके अलावा कुछ भी आंसर है तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। चौथे नंबर पे सवाल मेरा है, नेपच्यून के पास कितने मून्स हैं? जस्ट बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ प्लीज। नेपच्यून के पास कितने मून से याद रखेंगे? नेपच्यून के पास 14 मून है। ठीक है? आगे चलते हैं। पांचवें नंबर पे सवाल है, प्लूटो के पास कितने मून है? प्लूटो के पास 5 मून है, याद रखेंगे। छठा सवाल, कौन सा ऐसा ड्वार्फ प्लैनेट है जिसके पास नो मून है? नो मून। नो मून का मतलब कोई मून नहीं है। ड्वार्फ प्लैनेट जिसके पास कोई मून नहीं है। ऑप्शन के तौर पे प्लूटो मिलेगा, ऑप्शन के तौर पे एरिस जरूर मिलेगा, एक मेकमेक मिलेगा, और एक आपको यहाँ पर मिल सकता है मेरी तरफ से, क्या बनाए, चौथा सेरेस। अगर आपका आंसर सेरेस है तो ये आंसर सही है, बाकी सारे आंसर आपके गलत है। सातवां सवाल जो मेरा आपसे रहेगा, कौन सा ऐसा प्लैनेट है कितने ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके पास नो मून है? कितने ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके पास नो मून है? आप आंसर 2 देंगे। प्लीज इसके अंदर सेरेस को काउंट ना करें, बिकॉज ये ड्वार्फ प्लैनेट है, ये सादा प्लैनेट नहीं है। सेरेस इसमें नहीं आएगा, ओनली मरकरी एंड ओनली वीनस इसके अंदर काउंट होंगे। आठवें नंबर पे सवाल रहेगा, कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसके पास मैक्सिमम मून्स है एज पर नासा? नासा के डेटा से बात कर रहा हूं मैं, और क्योंकि अपडेट होता रहता है एज पर द लेटेस्ट डेटा, ये आपका आंसर जो होगा इसका सैटर्न होगा। सैटर्न के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स है। नौवां सवाल जो मेरा आपसे रहेगा वो ये रहेगा, कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसका जो साइज है इट इज वेरी क्लोज टू द साइज ऑफ अर्थ? पृथ्वी के साइज का काफी करीब साइज में कहूंगा इस प्लैनेट का है। क्या वो मार्स है, वीनस है, क्या है? अगर आपका आंसर मार्स आ रहा है तो आपका आंसर गलत है बेट। आपका आंसर जो है वीनस आना चाहिए। मार्स छोटा है। वीनस का साइज पृथ्वी के करीब 94% के बराबर है। लमसम बता रहा हूं मैं आपको, अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात आपसे करी जा रही है। 10वां सवाल जो मेरा आपसे रहेगा वो ये रहेगा कि एक प्लैनेट है जिसका नाम मेक मेक है। मेक मेक के पास कितने मून्स है? कोई बता सकता है? मेक मेक के पास 1 मून है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो प्रोविजनल हो या ना हो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने को क्वेश्चन आपका मेक मेक के पास कितने मून्स है, वो अपने को फर्क नहीं पड़ता। अपने को बस ये देखना है कि हाँ मून है, बस बात खत्म। 10 में से अपना स्कोर आप सबसे पहले मुझे बताएं। टेस्ट का पहला जो काम था वो आपका पूरा हो चुका है। अब आप बस अपने स्कोर को देखें और आप ये बताएं कि आपको लगता है ना अभी भी आपको रिवीजन की नीड है। अगर आपकी टाइप आप नहीं भी कर पा रहे, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये रियलिटी है। जो भी आपका स्कोर आया, 10 में से 10 आया, बहुत बढ़िया। 10 में से 0 आया, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन ये रियलिटी आपको पता होना चाहिए कि आपको बीच बीच में चीजों को रिवाइज करना है। पेपर में यही होगा। देखो एंड में क्या होगा, हम मैथ्स के इसके उसके चक्कर में क्या होगा, रिवाइज नहीं कर पाएंगे। कोशिश करें इसे अच्छे से पढ़ें अपना। ठीक है? एक चीज मैं आपके लिए ड्रॉ करता हूँ, शायद आपको उससे कुछ फायदा हो जाएगा। अगर आप नहीं भी कॉमेंट कर रहे तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। ये आपके कुछ नाम है। सबसे पहला नाम मरकरी, फिर नाम है वीनस, फिर नाम है अर्थ, फिर नाम है आपका मार्स, फिर नाम है जुपिटर, फिर नाम है सैटर्न, फिर नाम है यूरेनस, फिर नाम है नेपच्यून।
ठीक है जी, ये आपके सामने, आप इसे अगर ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। इसके बाद आपके कुछ छोटे प्लैनेट्स आते हैं। अगर मैं आपसे इनके मून्स की बात करता हूं तो इनके मून्स ऐसे बनते हैं, शून्य, ये इनके साइज के अकॉर्डिंग लगाया है मैंने। उसके बाद फिर से शून्य, फिर एक, फिर दो, फिर 79, फिर 82, फिर 27, फिर 14। ये आपका पूरी कहानी कुछ इस टाइप से चलती है। 0 0 1 2, जुपिटर के 79 82, तीन का ही फर्क है बस, फिर 27 और फिर 14। इसके बाद हम इधर की तरफ आते हैं। यहां पर आप देखेंगे, अगले पेज पे बताता हूं। अगर आप प्लूटो की बात करते हैं, एरिस की बात करते हैं, मेक मेक की बात करते हैं, हुई माँ, ये क्या हो गया, इसकी बात करते हैं, और सेरेस की बात करते हैं। इसके पास 5 मून है, इसके पास 1 है, इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, इसके पास 0 है। याद करने का तरीका समझे, ये प्लूटो भाई है, प्लूटो भाई के 5 है। ये हमें वैसे भी दिल के करीब है, पुराने यार है, अपने बचपन में अपने ही हुआ करते थे, बाद बाद में बड़े होकर ये चले गए। अब इन सबको आप ध्यान से देखें, सेरेस के पास 0 है, और उसके अलावा हुईमा के पास जो है यहाँ पर 2 है, बाकी सबके पास जो है 1 1 है। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ थोड़ी सी बात आप समझ पा रहे हो। कोई आपसे पूछे टोटल मूव्स कितने हैं, 214 मूव्स है, ध्यान रखिए, इस चीज को आप ध्यान रखिए। आगे चलते हैं, एक चीज हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है, चलते हैं जी आगे, कुछ और डिस्कशन आपके साथ करते हैं। 158 कंफर्म्ड है एंड 56 प्रोविजनल है। अगला टेस्ट, टेस्ट 2, आपको बताना है ये किसका पार्ट पड़ेगा, ये किसका पार्ट पड़ेगा। ऑप्शन में गोंडवाना लैंड मिलेगा और अंगारा लैंड मिलेगा, और एक ऑप्शन मिलेगा बोथ, और एक ऑप्शन मिलेगा नन। ऐसे आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। ठीक है जी, कितने टेस्ट होंगे, बस थोड़े बहुत और लेगी कैडबरी, उसके बाद जो है स्टार्ट कर देंगे आपको पढ़ाना। करीब 10-15 मिनट आपका टेस्ट होगा। सबसे पहला ऑस्ट्रेलिया, गोंडवाना, ठीक है। साउथ अमेरिका, अगर आपका दिमाग कहता है नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया को छोड़ के सब नीचे रख दो तो आप जीत चुके हैं। उसके बाद मैं कोई सवाल बना ही नहीं सकता हूं। लेकिन अगर आपका दिमाग ये नहीं कह रहा है, इसका मतलब आपने सेशन अब तक अच्छे से नहीं लगाया। यूरोप, अब यूरेशिया जरूरी नहीं यूरेशिया ही लिख के दे, अभी तो लॉजिक है आपका। अंगारा लैंड, बिल्कुल सही। नॉर्दर्न प्लेन्स जो आपके बने हैं, जहां पर अपने नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, इसकी जगह पे एक सी हुआ करती थी, उस सी का नाम क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद, तेथिस सी, बिल्कुल सही। अगला मेरा सवाल है, हिमालय का साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। हिमालय सरक के इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है या नीचे जा रहा है? आंसर इसका इंक्रीज कर रहा है। जो दो प्लेट्स हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट्स, वो आपस में कोलाइड कर रही है, फार अवे जा रही है। कोलाइड का मतलब टुवर्ड्स मूव कर रही है, और आप कहेंगे इस तरीके से मूव कर रही है। आंसर इसका कोलाइडिंग या फिर टुवर्ड्स मूव करने वाली दो प्लेटें हैं, एक दूसरे के करीब आ रही है। आगे चलते हैं। इसके अलावा एक और सवाल बनाता हूं मैं, आपको दिख रहा है ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक्स, ये तीन आपको दिखे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। अगर फ्यूचर में एक न्यू माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलती है, तो एज पर यू नो दीज गाइज, ये जो पूरा बताते हैं हमें थ्योरीज वगैरह, ये न्यू माउंटेन रेंज आपको किस इलाके में देखने को मिल सकती है? ए पे, बी पे, सी पे या डी पे? करेक्ट आंसर हैज टू बी शिवालिक। शिवालिक पे आपको देखने को मिल सकती है नई वाली माउंटेन रेंज। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। यहाँ तक कुछ सवाल मैंने आपसे और पूछे, आप मुझे अपना स्कोर बताएंगे। सबसे पहला सवाल ये था 1 नंबर का, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था, और इसके बाद 5वां सवाल ये था, छठा सवाल ये था, और 7वां सवाल आपका ये था। 7 में से अपना स्कोर आप मुझे एक बार बता सकते हैं। ठीक है जी, ऑल करेक्ट, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, लाजवाब। चलते हैं आगे। कुछ रिवर्स की मैं आपसे बात यहाँ पे करूंगा। इन रिवर्स के बारे में आप मुझे बताएंगे। सबसे पहले रिवर जो है आपकी है बरख नदी। बरख रिवर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये आपको मुझे बताना है। ऑप्शन में गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, मेघना है, और आपका मान लेते हैं नन ऑफ दीस है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। अगर आपका आंसर इसका मेघना निकला है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन आपको जो मैं, दूसरा सवाल जो मैं आपको देता हूँ वो है कि इनमें से सोन नदी जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? पेपर के 2-4 सवाल बनाए थे, सोन नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना या नन ऑफ दीस? आपका आंसर गेंजिस यानी गंगा होगा। तीसरे नंबर का जो सवाल है वो है लोहित नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? लोहित नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? आपका आंसर ब्रह्मपुत्र आना चाहिए। चौथा सवाल है डैश लाइज एट द या नियर द प्लेस वेयर ब्रह्मपुत्र एंटर्स इंडिया। ब्रह्मपुत्र जहां से इंडिया में एंटर करती है उसके पास कौन सी जगह लाया करती है? नंगा पर्वत, नामचा बरवा, तियान शियन, और इसके अलावा हिंदू कुश।
गंगा पर्वत, नामचा पर्वत, त्यानशेन या फिर हिंदू कुश। करेक्ट आंसर इसका होगा आपका नामचा पर्वत लाया करता है, उसके पास से घूमकर ब्रह्मपुत्र जो है अंदर की तरफ आती है। पांचवा सवाल, डैश डेजर्ट इज लोकेटेड इन मंगोलिया। ऑप्शन नंबर ए टकला, माकन, ऑप्शन बी नामिब, ऑप्शन सी गिब्सन, ऑप्शन डी गोबी। अगर आपका आंसर इसमें गिब्सन है तो गलत आंसर है, अगर आपका आंसर गोबी है तो आपका आंसर पूरे तरीके सही है। छठा सवाल मेरा आपसे रहेगा, ये बढ़िया सवाल रहेगा, थोड़ा सा ये क्वालिटी क्वेश्चन रहेगा। मुझे बताएं एरल सी किस किस के बीच में आती है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ऑप्शन कुछ नहीं है, डायरेक्ट आंसर देंगे आप, बहुत ऑप्शन हो गए, डायरेक्ट आंसर देंगे। अगर आपका आंसर उज्बेकिस्तान है एंड कजाकिस्तान है तो आपका आंसर पूरे तरीके सही है। इसी टाइप से मैं कहता हूँ लेक विक्टोरिया, ये कौन से देशों के बीच में आती है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप सुबह स्टार्टिंग वाली क्लास में नहीं थे, इसका मतलब लेक विक्टोरिया, वो लेक विक्टोरिया है दोस्त, लेक विक्टोरिया ये अफ्रीका वाली है, अफ्रीका में पड़ता है। तांजानिया मेरे पास आ चुका है, तांजानिया आ चुका है, और देखें केनिया आया है, उगांडा आया है, उगांडा आ चुका है, और केनिया आ रहा है। कोई बात नहीं, आप बाद में आराम से देख लेना। तीसरा नहीं बताया यार किसने, क्या केनिया सही है या कॉन्गो सही है, ए या बी आपके हिसाब से, केनिया या कॉन्गो। मॉर्निंग में हमारी स्टार्टिंग की क्लास थी, बिल्कुल केनिया सही है, इसे हटा दो। चलो आगे चलते हैं। यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप बात समझ चुके हैं। नहीं, नया बैच नहीं है, पुराना ही बैच चल रहा है, और वो सुपर प्लैटिनम का हिस्सा नहीं है। ये हमने सुबह वाली क्लास में डिस्कस करा है, जिसमें हम इकोनॉमिक्स एंड स्ट्रैटेजी के नाम का एक बैच है, उसके अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस करा, साथ में से अपना स्कोर बताएं। अब यहाँ से मैं एक नया टॉपिक आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। न्यू टॉपिक आप अपनी हेडिंग डाल सकते हैं, और हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। आप बस मुझे थोड़ा सा समय दें, मैं जो है पानी ले आता हूँ। मैं पानी लाना जनरली भूल जाता हूँ, क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी में कई बार आपके साथ बैठना पड़ता है यहाँ पर। तो आप बस मुझे 30 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड में मैं आपके साथ फिर से रूबरू होता हूँ, और हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक बेहतरीन होगा, ये हमारा वादा है। और तब तक के लिए आप जो है एक काम करें, मेरे कहने से पक्का करना, देखो पक्का, ठीक है। इस पूरे पेज को रिवाइज करो, इस पूरे पेज को रिवाइज करो, ठीक है। एक बार कंफर्मेशन देंगे। न्यू टॉपिक जो है बेटा 1 मिनट के अंदर अंदर आ जाएगा, 1 मिनट के अंदर अंदर। अच्छा, अभी जो ब्रेक था उसमें मैं एक चीज देख रहा था, एक रेसिपी मैंने देखी है, और वो रेसिपी आज मैं आपको इस क्लास में बनाना सिखाऊंगा। एक बार बताएं आवाज वगैरह आप सभी को साफ आ रही है, और बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, मजा आएगा आपको। पूछो कौन सी सर। मतलब मैंने देखा कि जो दिमाग है ना, उसका दही कैसे बनाते हैं, मैंने आज ये सीखा, और मैं इस 2 घंटे के सेशन में ये काम करूंगा, क्योंकि मैं पढ़ाने वाला हूं आपको क्लाइमेट। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, जिस सफर पे आप इस समय चलने वाले हैं वो सफर आज पूरा नहीं होगा, और ये एक ऐसा टॉपिक होने वाला है जिसमें आपको सच में ही मजा आ जाएगा। आप इसे इस तरीके पढ़ेंगे कि आप एसएससी के ऑलमोस्ट हर एक एस्पिरेंट से आगे निकल जाएंगे इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके पास होगी, मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही कम बच्चे ऐसे आपको मिलेंगे मंत्रालय के अंदर भी जिन्हें इस लेवल का ये सब समझ आता होगा जिस तरीके मैं आपको समझाने वाला हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि किस तरीके हम इसे पढ़ें, वो बहुत सीक्वेंस के हिसाब से मैं अरेंज करूंगा। कुछ कंडीशंस होंगी मेरी, वो कंडीशंस ये है कि आप पैनिक नहीं करेंगे। दूसरी बात, आप अपनी कट ऑफ नहीं भूलेंगे, 528 आउट ऑफ 600, इस कट ऑफ को नहीं भूलेंगे। और अगर आपका सपना है कि आपको इस पेपर को क्लियर करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको यहाँ पर एक ऑफिसर के तरीके थोड़ा सा दिमाग लगा के ही सोचना होगा, छोटे बच्चे की तरह बात बात पे परेशान नहीं होना होगा। जी हाँ, हिमालय बेटा पूरा हो चुका है आपका, हिमालय आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर आप सभी को आवाज जैसे तैसे साफ आ रही है, तो आप एक बार मुझे कंफर्मेशन देंगे कि अगर आपसे मैं कहता हूँ कोई गाने की, अगर आपसे बात करता हूँ, कि आपको गाना मेरा समझ आ जाएगा। ठीक है, आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया है। चलो चलते हैं आगे। नोट्स आप इसके ना बनाएं, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, आप इसके नोट्स ना बनाएं, बिकॉज इसके नोट्स अगर आप बनाने जाएंगे तो ये कॉपी के अंदर आपका लिखा रह जाएगा बस, और उसके अलावा इसका कोई फायदा नहीं होगा। अभी के लिए स्क्रीन ब्लैंक है, और अब मैं चीजों को शुरू करने वाला हूँ, ठीक है जी। वॉइस कट रही है, काफी बच्चे कह रहे हैं आवाज कट रही है। अरे भैया कमाल हो गया, अभी से जो है, जैसा वो नहीं था रॉकी की एंट्री नहीं हुई थी, हेलीकॉप्टर आ गए थे, वैसी कुछ फीलिंग आ रही है कि क्लाइमेट आने वाला है, और यहाँ के सारे तार जो है वो चिढ़ गए। चलो एक बार ट्राई करते हैं, अगर 1 मिनट के अंदर ठीक नहीं होगा तो उस केस में जो है मैं एक बार रिफ्रेश कर लूंगा, ठीक है जी। चलो, क्लाइमेट की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, क्लाइमेट होता क्या है। दूसरी बात, क्लाइमेट में और वेदर में फर्क क्या होता है। इन दो चीजों के बारे में हम बात करते हैं। जी हाँ, बाद में आप देख के नोट्स बनाएंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। क्या पूरे तरीके, भाई वॉइस कट रही है यार, एक तो ये बड़ी समस्या है, अटक रहा है, सर पटक रहा है, रुकिए।
अब एक बार कंफर्मेशन है कि कोहली माफिक एकदम आपको आवाज आनी चाहिए। चलो बिल्कुल सही। अरे भैया स्लाइड ले लेंगे, स्लाइड स्लाइड करते हो क्यों, स्लाइड पे तुम मरते हो, क्या होता है स्लाइड्स का, स्लाइड्स की लगा दूं ढेरी, काहे चिंता करते हो, बात मान लो मेरी। चलें शुरू करें। क्लाइमेट और वेदर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आप पूरे तरीके फोकस करें और स्लाइड्स में अपने हिसाब से चेंज कर लूंगा। कुछ चीजें अब मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ, बड़े ही ध्यान से आप समझना, ठीक है। जो क्लाइमेट होता है और वेदर होता है उसमें फर्क ये है कि ये वेदर तो होता है आपका अभी का कैसा मूड है, और क्लाइमेट होता है आपका ओवरऑल नेचर कैसा है। जैसे आज कभी आप खुश हैं, आप बड़े हैप्पी महसूस, आप बड़े आज हैप्पी महसूस कर रहे हैं। अब मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ, पता है आपको, मैं बता दूं बस, मैं आपको इस समय इग्नोर कर रहा हूँ। आप आज बड़े हैप्पी महसूस कर रहे हैं, इस समय आपको लैग महसूस हो रहा है, कल आप टेंशन में थे। ये तो ना छोटी छोटी बातें हैं, ये आपकी बदलती रहती हैं। आज आपकी कट ऑफ आई है तो आपको टेंशन हो रही है, कल क्या होगा, आपको लैग महसूस होगा, इसके बाद आपको और ज्यादा क्या होगा, कुछ समय के बाद आपको हैप्पीनेस महसूस होगी। लेकिन एक आपका ओवरऑल नेचर है, आपकी जो मम्मी कहती है यार ये बालक है ही चिड़चिड़ा, बात बात पे परेशान रहता है, इसका ओवरऑल जो स्वभाव है ना अच्छा नहीं, उद्दंड बालक है हमारा। ये जो हो गया आपका क्लाइमेट हो गया, यानी वेदर रोज का रोज चेंज होता है। लेकिन क्लाइमेट की अगर आपसे बात करूं तो ओवरऑल आप जज करते हैं वो आपको कि इतने समय में आप किस तरीके का बिहेव करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप बात समझ पा रहे हैं। यानी अगर आपको बताऊं कि आज का वेदर जो है, आज गर्मी है, आज धूप निकली है, आज जो है बारिश हो रही है, ठीक है। ये जो है ये जितनी चीजें हैं ये आपकी वेदर दर्शाती है। लेकिन अपने देश का जो क्लाइमेट है वो एक फिक्स क्लाइमेट है, कि अपने देश का क्लाइमेट जो है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, मानसून होता है, ऐसा होता है वैसा होता है, ये बिल्कुल फिक्स है। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं? यानी भले ही आज बारिश होगी, कल बारिश नहीं होगी, परसों धूप होगी, फिर बादल होगी, हवा तेज होगी, कम होगी, ये सब वेदर है। लेकिन एक पूरा जो पैटर्न है 12 महीने का, कि हाँ जुलाई के महीने में बारिश होती होती है, सर्दियां जो होंगी आपकी इस समय होंगी, इस समय गर्मियां होंगी, जून में आप प्लान नहीं करते बिकॉज आपको पता है जून में गर्मी है। ये जितनी चीजें हैं क्लाइमेट में डील करती है। कुछ चीजें अब मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, देखो बड़े ही ध्यान से समझना, बहुत बेहतरीन तरीके पढ़ाऊंगा और एक एक चीज क्लियर कर दूंगा। उसके बाद कहीं की भी जो क्लास लगानी हो लगा लेना, आप खुद समझ जाओगे जो कंटेंट दिया गया किस लेवल का दिया गया है। अगर मैं आपको क्लाइमेट की बात बताता हूँ तो क्लाइमेट आपका होता है सम टोटल ऑफ वेदर conditions and variations over a large area for a long period of time। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? सुरेश, सुबह वाली क्लासेस जो 10 से 12 आपकी ज्योग्राफी और ज्योमेट्री शो हो रही है, वहां पे वो क्लासेस आपकी ऐड होंगी। एंड अगले हफ्ते आपकी वो क्लास हो जाएंगी। इस महीने में आपके दोनों सब्जेक्ट्स में पैक करा दूंगा, बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है जी। सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन, स्लाइड जो है ब्लैक हो जाएगी, चिंता मत करो, हिंदी में समझा दूंगा, चिंता मत करो, लैग नहीं है। मन को थोड़ा शांत रखो क्योंकि साथ साथ चलोगे बढ़िया रहेगा, ठीक है जी। एक इलाके का मैंने देखा है कि लंबे समय के लिए एक जो वेदर यहाँ का चेंज होता है, एक सर्टेन पैटर्न मुझे देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अफ्रीका का जो क्लाइमेट है वो अलग होगा, जो इंग्लैंड का क्लाइमेट है वो एक अलग होगा, और अगर मैं इंडिया के क्लाइमेट की बात करता हूँ ये अलग होगा, और कनाडा का जो क्लाइमेट है ये अलग होगा। यानी एक बहुत बड़े एरिया की, ऐसा नहीं होगा कि आपके घर का क्लाइमेट क्या है, ये इलॉजिकल है। एक पूरे बड़े एरिया की बात करी जाती है, जैसे एक देश की, एक पूरे इलाके की बात करी जाती है, और लंबे समय के लिए यानी 30 साल 35 साल से बड़ा समय देखा जाएगा, और उसमें देखा जाएगा कि यहाँ का जो मौसम है वो किस टाइप का रहता है। जो हमारा देश है, पेपर अगर आपसे पूछता है कि हमारे देश भारत का कैसा क्लाइमेट है, तो आप कहेंगे इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है, मॉनसून टाइप, ये ध्यान रखेंगे। यानी हमारे देश में जो मॉनसून होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। गुड इवनिंग, मैं उम्मीद करूँ यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं। आज कूल लग रहा है आपको, आज ड्राई महसूस हो रहा है, आज रेनी लग रहा है, ये जितनी चीजें हैं ये शॉर्ट टर्म होती है और ये वेदर को दर्शाती है। यानी जो रेनी वर्ड हम बोलते हैं, आज रेनी डे है, ये जो है आपका दर्शाता है कि आज का वेदर जो है वो इस टाइप का है। आज जो डे है वो एकदम सनी डे है, यानी धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, ये भी वेदर दर्शाता है। ये आपके जो 1 दिन की, 2 दिन की, 10 दिन की बातें होती है, वेदर को दर्शाती है। आज का जो मौसम है इस टाइप का रहता है। जब हम ऐसा बोलते हैं तो वेदर की बात करते हैं। क्या मैं उम्मीद करूंगा बात समझ पा रहे हैं? पक्की बात। कुछ चीजें आपको और समझाते हैं। अब ये किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, सुकून से समझना। आज हम कोरियोलिस इफेक्ट, फेरेल्स लॉ, इन सब चीजों की बात करेंगे, जो प्रेशर सेल्स बनते हैं उनकी बात करेंगे, बहुत कुछ मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस सेशन में। ये टॉपिक आपका 1-2 सेशन चलेगा। अरे भैया पहले ब्लैक स्लाइड ले लो, दुनिया भर की बातें का क्या है, पहले तो स्लाइड बदलिए भैया, स्लाइड बदलते हैं पहले। पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी, उसमें क्या। लो भैया लो, अब बताओ, लिख भी काले से दूं और बताओ, जैसा कहो।
क्लाइमेट की मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्लाइमेट किस किस चीज पे डिपेंड करता है? सबसे पहली बात ये डिपेंड करता है आपके इलाके का टेम्परेचर कैसा रहता है, राइट? प्लीज इसे समझना, बिकॉज इससे सवाल कैसा बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। सवाल इससे बनेगा कि 4 ऑप्शन देगा कि किस चीज पे क्लाइमेट डिपेंड नहीं करता है। क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, ध्यान रखेंगे। विंड पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। प्रेशर पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। प्रेसिपिटेशन पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। अब जैसे काफी बच्चे होंगे जिन्हें प्रेसिपिटेशन समझ नहीं आएगा, अब होगा क्या, इसी बहाने आप शब्दों का मतलब सीख जाएंगे। तो हम बैठे हम सिखाएंगे। एक ह्यूमिडिटी, ये 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जिसपे जो है डिपेंड करता है आपके इलाके का क्लाइमेट कैसा है। यानी आपके इलाके का टेम्परेचर कैसा रहता है, आपके इलाके में नमी कैसी रहती है, ये होता है नमी। आज जब बारिश होती है तो उस समय ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। प्रेसिपिटेशन का मतलब जो होता है बारिश से जुड़ा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे को मुंबई की प्रेसिपिटेशन ज्यादा होती है पोखरान से, क्योंकि मुंबई में बारिश ज्यादा होती है। अगर प्रेशर की बात करता हूँ, इसका मतलब मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। विंड यानी आपकी चलती हुई जो हवा होती है, इसका मतलब आपका तापमान होता है। प्रेशर का मतलब दबाव होता है, लेकिन आगे चल के मैं आपको इसे समझाऊंगा, ठीक है? टेम्परेचर, विंड, प्रेशर, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, नाम याद कर लेना, ठीक है जी? अब ये जो आपका वेदर होता है, ये एक्चुअल में चेंज होता रहता है। वेदर जो है ओवरऑल चेंज होता रहता है। आज आपने देखा टेम्परेचर का अगर वेरिएंस बताता हूँ, तो एक दिन में भी टेम्परेचर कैसे चलता है, रात के मान लेते 1 बज रहा है, 1 AM हो रहा है, तो टेम्परेचर यहाँ पर है। इससे डाउन जाता है सुबह 5 बजे के आसपास से, फिर टेम्परेचर अप जाता है, फिर दोपहर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दोपहर के बाद शाम होती है, टेम्परेचर कम होता है, कम होते होते अगले दिन ये रात को फिर 1 बजे जो है टेम्परेचर वही का वही वापसी आ जाता है। इस टाइप से चलता है। तभी आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें टेम्परेचर की रेंज बताता है कि सबसे ठंडा जो होगा वो ये होगा, सबसे गर्म जो होगा वो ये होगा। जब आप इसी पैटर्न को लंबे समय में देखते हैं तो क्या ये वेरिएशन आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है? भई आप देखेंगे ना, इस टाइप से आपका वेरिएशन चलता रहेगा। लेकिन क्योंकि जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, दिन भी बदल रहे हैं, तो हो सकता है सिचुएशन चेंज हो रही हो। बिकॉज़ ये जून का महीना होगा और ये मान लेते हैं दिसंबर का महीना होगा, तो ये ऐसे ना जाते हुए, सच बताऊँ तो ये ऐसे कुछ जाएगा ना, भई ओवरऑल टेम्परेचर जो आपका होगा डाउन आ जाएगा, इस तरीके से। बिकॉज़ यहाँ पर रेंज में मान लेता हूँ 25 से लेकर 35 तक की थी, हो सकता है यहाँ पे रेंज 5 से लेकर 15 तक की हो, इलाके पे डिपेंड करता है। इसके बाद फिर से क्या होगा, ये वापसी ऊपर की तरफ आ जाएगा। उसके बाद फिर ये हो सकता है थोड़ा और ऊपर चला जाए और नीचे की तरफ चला जाएगा। अभी आपको इसके बारे में बताते हैं हर्ष। यानी ये आपका ओवरऑल एक फ्लक्चुएशन आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जिसमें हर दिन का भी वेरिएशन आपको यहाँ ऐसा देखने को मिल सकता है। अगर आप मुझसे पहले पढ़ चुके हैं, हो सकता है मैंने आपको उस समय ऐसे ना समझाया हो, ये हर बार कुछ अलग ही चलता है मेरा। अभी आप अच्छाई कहें, बुराई कहें, लेकिन मैं अपने ही हिसाब से ज़रा पढ़ाता हूँ चीज़ें। यानी ये वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। अब जब आप इसे और ज़ूम आउट करते हो, तो आप देखते हो कि एक ऐसा देश है, एक ऐसा इलाका है जिसका ऐसा चलता है। एक दूसरा है जिसका ऐसा चलता है। एक तीसरा है जिसका ऐसा चलता है। जैसे भई अफ्रीका होगा ये वाला, ये इंडिया होगा और ये आपका होगा मान लेते हैं एंटार्क्टिका। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, सिर्फ एग्ज़ाम्पल है और कुछ नहीं है। भई अफ्रीका में हर समय गर्मी-गर्मी है, वहाँ पे भी कभी कम, कभी ज़्यादा, लेकिन ओवरऑल ज़्यादा है। इंडिया में भी गर्मी-सर्दी है, वैरी करेगा, और एंटार्क्टिका में भी गर्मी-सर्दी है। फ़र्क ये है कि अगर मैं यहाँ टेम्परेचर बनाता हूँ, तो इसका टेम्परेचर वैरी करेगा -20 से लेकर -10 के बीच। इसका वैरी करेगा मान लेते हैं -10 से लेके प्लस का 40 के बीच, और इसका वैरी करेगा प्लस के 40 से लेके प्लस के 80 के बीच। ये सिर्फ नंबर्स अंदाजे के तौर पे बता रहा हूँ। ऑब्वियसली अफ्रीका का 80 नहीं जाता है, सिर्फ समझाने की बातें आपसे कर रहा हूँ मैं। तो मुझे पता लग गया कि इसका मतलब ये वाले को मैं नाम दे देता हूँ मॉनसून, और इस वाले को मैं नाम दे देता हूँ पोलर, और इसे नाम दे देता हूँ ये, और इसे नाम दे देता हूँ वो। इस टाइप से मैंने नामकरण चीजों का कर रखा है। तो जो इंडिया का है वो मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है। और क्योंकि इंडिया जो है, अगर मैं पृथ्वी के 2 हिस्से कर देता हूँ और उसके बाद एक लाइन यहाँ और एक लाइन यहाँ लगा देता हूँ, तो इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो भी देश इस पूरे पट्टे के बीच में आते हैं, इन सब देशों को बोलते हैं कि ये दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में है। ट्रॉपिक्स का मतलब क्या होता है आपको आधे घंटे के बाद समझ आ जाएगा। इन सभी देशों को हम ट्रॉपिकल कंट्रीज बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों ट्रॉपिक्स 2 रेखाओं के बीच में आती है। इनका मतलब क्या होता है, यहीं पे क्यों होते हैं, आपको आधे घंटे के बाद समझ आ जाएगा। तो इंडिया का जो क्लाइमेट हो गया, क्या वो ट्रॉपिकल भी हो गया? बिल्कुल सही सर, क्योंकि आधे से ज्यादा तो अपन लोग नीचे की तरफ है, तो हम कह सकते हैं हमारा जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है। हम ऐसा भी कभी कभार कह देते हैं कि ट्रॉपिकल है और मॉनसून है, यानी ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है। क्या आप यहाँ तक बात को समझ पाए? और व्हेन आई से इंडिया, व्हाट आई मीन इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी इंडिया और उसके पड़ोसी सबके सब इसके अंदर आते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ये अरे पाकिस्तान आ गया, भाई नहीं नहीं इधर बारिश मत कराओ, ऐसा तो नहीं। बारिश तो सब जगह होगी, वो तो नेचर है, वो तो उसे तो ये सब नहीं समझ आता। इसका मतलब जब आप बात करते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, तो मेनली इसके अंदर क्या कवर होता है? सदर्न हाफ ऑफ इंडिया, सदर्न हाफ ऑफ इंडिया। क्यों सदर्न हाफ ऑफ इंडिया? बिकॉज आपको याद होगा इंडिया के बीच में से जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो मेनली इस वाले इलाके को हम कहते हैं मॉनसून टाइप का क्लाइमेट। उसके अलावा म्यांमार इसके अंदर कवर होता है। आप मुझे क्वेश्चन टाइप में भेज दें दीपक, बिल्कुल आपको बता दिया जाएगा। साउथ
चाइना इसके अंदर कवर होता है, और आपका साउथ चाइना के नीचे वाला पोर्शन जिसमें वियतनाम आता है, और इसके अलावा आपका थाईलैंड आता है, और ये जितने भी इलाके हैं, लाओस वगैरह, ये सब इसके अंदर आते हैं। इसका मतलब ये है कि दिल्ली, यूपी, राजस्थान, पाकिस्तान, ये सब तो कवर ही नहीं हो रहे, अगर आप नोटिस करते हो। यानी ये है वो प्रॉपर इलाका जिसे हम कहते हैं ना कि ट्रॉपिकल मॉनसून है। ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट जो है, एग्जैक्ट टर्म जो है सदर्न इंडिया के लिए इस्तेमाल करा जाता है, जो विंध्या के नीचे वाला इलाका है। बट एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसका इस्तेमाल सभी केस में ओवरऑल इंडिया के लिए भी कर सकते हैं। क्या यहां तक आप बात को समझ पाए? चलो आगे चलते हैं, थोड़ा स्लो पढ़ाइए, ठीक है। मैं शुभम एक्चुअली क्या प्लान कर रहा हूँ, मैंने आपको एक बार ओवरव्यू दूंगा सब चीज का, और जाने से पहले आपको पूरा सेशन रिवाइज करा दूंगा, और विश्वास मानना मेरा बहुत फायदा होगा। अभी आपको आधे घंटे मजा नहीं आएगा, लेकिन जब आप जाओगे ना, कुछ ज्ञान लेके जाओगे, बस ये है। तो तब तक हिम्मत दिखाना, बाकी मेरा काम है। सब कॉन्टिनेंट का मतलब आपको बताता हूँ। जी हाँ, इसका रीजन है दीपक, अभी आपको बताऊंगा मैं आगे चल के। सब कॉन्टिनेंट का मतलब देखिए मैं आपको बताता हूँ। जब हम यहाँ पे पहाड़ बनाते हैं, हिमालय, तो हम देखते हैं कि ये वाला जो पूरा इलाका है, यहाँ पे सब एक जैसा है, यानी ये जमीन आपस में भी कनेक्टेड है। और मेन जो देश यहाँ पर इंडिया देश है, जिसमें इंडिया आता है, म्यांमार आता है, कुछ ये वाले इलाके आते हैं, इसलिए हम इसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। यानी यहाँ का जो फिजिकल फीचर्स है सब एक जैसे हैं, और सबसे बड़ा देश क्योंकि इंडिया है, तो इंडिया के नाम पे इसे रखा जाता है। दीपक यही वाले बैच से आप पढ़ सकते हैं, इस बैच में काफी क्लासेस हो चुकी हैं, काफी बची हैं, तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। चलते हैं आगे। अब ये जो है मॉनसून, ये जो शब्द आया है, ये आया है शाहिद कपूर की मूवी से, जिसका नाम था मौसम। मुझे उम्मीद थी मूवी अच्छी होगी, लेकिन मूवी अच्छी नहीं थी, क्योंकि जो उसमें शाहिद कपूर का लुक था काफी अच्छा था, लेकिन मैं गलत था। इंसान गलत हो सकता है, क्या हो गया, मूवी अच्छी नहीं थी, बुरा मत मानिएगा शाहिद भाई। ये जो मॉनसून है, मौसम शब्द से आया है, और ये मौसम जो शब्द है, ध्यान रखेंगे, इसका मतलब होता है विंड दैट चेंजेस डायरेक्शन। क्या मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं? जी हाँ, ये फारसी शब्द है, और ये कहता है कि एक ऐसी हवा जो अपना रुख बदलती है, जैसे जीवन होता है अपना रुख बदलता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं, यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं। मॉनसून एक ऐसा शब्द है जो कि मौसम से बना है, और मौसम का मतलब होता है एक ऐसी हवा जो अपना रुख बदलती है। अब कुछ चीजें हैं जो पहले मैं आपको नोट करा देता हूँ, उसे आप अपने पास नोट कर सकते हैं अभी या बाद में। जो विंड फ्लो करती है इन इंडिया फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, यानी साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट हवा जाती है, और यहीं से हवा वापसी आती है। ये आपको ध्यान में रखना है, कब कैसा क्या होता है, क्यों होता है, क्यों का आंसर आपको आगे चल के दिया जाएगा, ठीक है जी। हवा जो अपने देश में फ्लो करती है, वो साउथ ईस्ट से लेकर ऊपर की तरफ फ्लो करती है। शॉर्ट में बताऊं रीजन, तो वो इस वजह से बिकॉज यहाँ पे पानी है, और ऊपर की तरफ तिब्बत का प्लेट्यू है। डिटेल में आपको आगे चल के मैं बता दूंगा, लेकिन एक पंगा है, वो पंगा मैं आपको बताता हूँ क्या है। हमारा जो देश है, इस टाइप से मैं आपके लिए बना रहा हूँ। ये जो हमारा देश है, जरूरी नहीं है कि जो महसूस इस मुंबई वाले पर्सन को होगा, वही महसूस इस दिल्ली वाले पर्सन को होगा, और वही महसूस इस राजस्थान वाले पर्सन को होगा, और वही महसूस यहाँ के मान लेते हैं कोलकाता वाले पर्सन को होगा। ऐसा क्यों? बिकॉज सबकी सिचुएशन अलग अलग है। जिसके पास समुद्र है उसे अलग महसूस होता है, जो ज्यादा ऊंचाई पे जिंदगी बिताता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो पहाड़ियों पे जी रहा है, मान लेते हैं कोई नैनीताल में रहता है, उसे अलग टाइप का महसूस होता है, और जो ऐसा है जो प्लेन्स में रहता है, उसे अलग महसूस होता है। और फर्क क्या है मैं आपको समझाता हूँ। यानी जो वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं, वो वेरिएशंस किस वजह से देखने को मिलते हैं, हम उनकी थोड़ी सी बात आपके साथ कर लेते हैं। वेरिएशंस आपको अलग अलग जगह देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे किसी किसी इलाके में टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, आज इस समय की अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो हो सकता है राजस्थान में कोई इलाका ऐसा हो, जैसे जयपुर वगैरह ऐसा हो, जिसमें दिन में आज भी टेम्परेचर जो है 30 डिग्री के आसपास रहा हो। लेकिन अगर आप इस समय जम्मू कश्मीर जाएंगे तो आपको बहुत ठंडक महसूस होगी। मान लेते हैं राजस्थान का कोई इलाका है जहाँ पे आज टेम्परेचर जो है 48 डिग्री सेल्सियस था, हो सकता है कोई और इलाका हो कश्मीर का, जहां पर आपको जो टेम्परेचर देखने को मिले करीब 20 डिग्री सेल्सियस। ये जो आपके बारमर वाले जो इलाके होते हैं, बारमर कह सकते हैं आप, जैसलमेर कह सकते हैं, ये जो इलाके हैं हम इनकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर आज भी आपको काफी गर्मी देखने को मिलेगी। जरूरी नहीं है 48 होगा, बट एक समझने की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। टॉपिक का नाम क्लाइमेट। इसका मतलब ये हो गया कि चीजें जो है बदलती है। इसी टाइप से एक और इलाका आपने सुना होगा, पेपर ने आपसे पूछ रखा, द्रास नाम का एक इलाका है, यहाँ पर आपको -40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर देखने को मिलते हैं। बट अगर मैं आपसे मान लेते हैं केरला की बात करूं, तो कभी वहां पे जीरो भी आज तक नहीं गया होगा। इसका रीजन सम्राट मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा। जी हाँ, कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या मैं उम्मीद करूंगा बात समझ पा रहे हैं? यानी किसी इलाके में तो बहुत ही ठंड है, किसी इलाके में ठंड है ही नहीं। जैसे आप दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली की अगर आप बात करेंगे तो
दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ती है और बहुत ही सर्दी पड़ती है। इसी टाइप से नॉर्दर्न प्लेन्स का सबका यही हाल है, बहुत ही ठंड पड़ेगी और बहुत ही गर्मी पड़ेगी। लेकिन अगर आप कभी मुंबई जाते हैं या सतारा जाते हैं, तो वहाँ पर ऐसा होता है कि लोग इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं करते सर्दियों की, बिकॉज़ उन्हें पता है कि मौसम ठीक ही रहेगा, कोई खास ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। टेम्परेचर जो है बढ़िया रहता है, बिकॉज़ जो भी इलाके समुद्र के पास है, वहाँ पे वेरिएशंस आपको कम देखने को मिलते हैं। जो समुद्र से जितना दूर होते हैं, उतना ज़्यादा वेरिएशन आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। एग्ज़ाम्पल इसका मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। जो भी इलाके सी कोस्ट के पास है, सी कोस्ट के अगर आप नियर है, तो आपका टेम्परेचर ऐसे वैरी करेगा। अगर आप सी कोस्ट के फार हैं, तो आपका टेम्परेचर ऐसे वैरी करेगा, और आप सी कोस्ट के वेरी फार अवे हैं, तो आपका टेम्परेचर ऐसे वैरी करेगा। क्या बात को आप समझ पाए, फर्क क्या है? यानी आपका टेम्परेचर हो सकता है मैक्सिमम यहाँ तक और मिनिमम यहाँ तक जाए, ज्यादा वेरिएशंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बट अगर आप दूर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली हो गया, मुरादाबाद हो गया, बरेली हो गया, अमृतसर हो गया, यहाँ पर आपको ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे केरला की बात करो तो केरला का एग्जाम्पल ये रहता है, मुंबई की बात करो, मुंबई का एग्जाम्पल भी यही रहता है। लेकिन अगर मान लेते हैं मैं आपसे बात करूँ दिल्ली की, या फिर आपसे चंडीगढ़ की बात करता हूँ, तो सब जगह पे जो सिचुएशन है वो ऐसी क्रिएट होती है कि यहाँ पर आपको वेरिएशन थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। पंजाब की तरफ जाएंगे तो पंजाब में आपको और ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। कभी बहुत ही गर्मी होगी, कभी बहुत ही ज्यादा सर्दी होगी। ठीक है जी। ये तो हो गया बात कि दिन में क्या हो रहा है, रात को क्या हो रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर की बात करता हूँ, एनुअल रेंज, तो उसमें भी सेम सिनेरियो देखने को मिलता है कि जो दूर है उनमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है, और अगर जो पास है उनमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है। यानी अगर मैं आपसे केरला की बात करता हूँ, तो इसका टेम्परेचर जो है मुश्किल से साल में जो वैरी करेगा, 3 से लेकर 5 डिग्री तक वैरी करेगा। यानी मैक्सिमम और मिनिमम का जो फर्क होगा वो मुश्किल से 5 डिग्री होगा। लेकिन अगर यही मैं कहीं दूर चले जाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं यूपी आ जाऊंगा, तो यूपी में आपको 20 डिग्री 25 डिग्री तक का वेरिएशन देखने को मिलता है, कि सर्दियों में तो टेम्परेचर हो जाएगा 5 डिग्री, और गर्मियों में टेम्परेचर हो जाएगा 40 डिग्री। यानी आपको यहाँ पे 35 डिग्री तक का वेरिएशन देखने को मिल जाता है। अगेन इट डिपेंड्स कौन से इलाके में क्या है। मुंबई वालों को अलग ही मजा आता है, लेकिन जो बारिश है उनका मजा किरकिरा कर देती है। और दूसरा महंगाई की तो क्या ही कहने, महंगाई तो ऐसी है वहां पे कि बस क्या बताएं, मजा आ जाता है जिंदगी जी के वहां पे, सच में। अगर आप सेविंग करना चाहते हैं तो बस ध्यान रखिएगा, मुंबई जो है थोड़ा सा शैतान है इस मामले में। और अगर आप इस प्लान से जा रहे हैं मुंबई में मैं एक बढ़िया सा घर लूंगा, तो दोस्त दोबारा प्लान करें। मुंबई बहुत ही महंगा है, बहुत ही महंगा। यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं, आगे चलते हैं। क्या मैं उम्मीद करूं आप सारी बात बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। छोटी सिटी में अच्छी से सेविंग्स होती है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी मैं आपका बेस बना रहा हूँ, अभी मैं बहुत ज्यादा प्रेशर आपके दिमाग में नहीं डाल रहा हूँ। किसी इलाके में तो बर्फ पड़ती ही रहेगी 12 महीने, जैसे हिमालय हो गए। किसी इलाके में कभी बर्फ पड़ेगी ही नहीं, किसी इलाके में कभी कभी पड़ेगी। जैसे माउंट एवरेस्ट है, अब उसमें ऐसे तो नहीं होगा कि गर्मियां हैं तो बर्फ नहीं है, उसपे सर्दियां हैं तो बर्फ आ गई, उसपे तो 12 महीने बर्फ रहेगी। मुरादाबाद है, कितनी भी ठंड पड़ जाए, कितनी भी गर्मी पड़ जाए, बर्फ नहीं पड़ेगी। नैनीताल है, सर्दी बहुत ज्यादा पड़ेगी तो बर्फ पड़ जाएगी, वरना नहीं पड़ेगी। शिमला का भी सेम हिसाब है, और आपका ऊपर जितना जाते जाएंगे वहां सब जगह का सेम हिसाब है। यानी ये आपको वेरिएशंस में इस समय समझा रहा हूँ कि कभी बर्फ पड़ती है, कभी बर्फ जो है नहीं पड़ती है। मैं उम्मीद करूँ बात समझ पा रहे हैं। नोट्स का सजेशन ये रहेगा दीपक, अभी आप चीजों को सुने और एनोटेशंस को डाउनलोड कर ले, वही आपके नोट्स रहेंगे। मैं अलग से आपको कुछ प्रिंटेड कंटेंट नहीं दूंगा इसका, एनोटेशंस जो है यही वाला आपका नोट्स चलेगा। अब कुछ चीजें हैं जो आपको याद करनी है, वो ये है कि हमारा पूरा देश जो है उस पे जो मानसून मिलता है, मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। मैं अभी आप जाने से पहले पार्थ एक बार मुझे याद दिलाना है, इसे क्वेश्चन टाइम में भेज दो, मैं चेक कर लूंगा। इसमें जो बारिश होती है जून के महीने में होती है। जी हाँ, मैंने चश्मा बदल दिया है। जून से लेकर सितंबर तक सब जगह बारिश हो जाती है, बट जो आपका तमिलनाडु वाला इलाका है, यहाँ पर बारिश होती है आपकी विंटर्स में। यानी जो दिसंबर वाला आपका समय है, दिसंबर में यहाँ पर बारिश आपको देखने को मिलती है। ये मैं आपसे रेनफॉल की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। ये भी पेपर का आपका सवाल है, याद रखिए। तमिलनाडु में बाकी इलाकों से अलग टाइप से बारिश होती है, ठीक है। ओले सब जगह पड़ते नहीं, ऐसा नहीं है, सब जगह नहीं पड़ते ओले। ये बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से शिवा आपको अभी समझ आ जाएगा 5 से 10 मिनट के अंदर ये बात। अब जैसा कि शिवा ने पूछा, सर किस वजह से, किस वजह से है, ये क्या लैटिट्यूड की वजह से हो सकता है आपके हिसाब से? कि अगर मैं बात करता हूँ, कोई नीचे की तरफ है, कोई ऊपर की तरफ है, कोई नीचे की तरफ है, कोई ऊपर की तरफ है, यस हो सकता है। सोचो, अरे भाई अपन लोग इंडिया की भले ही बात कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा सोचे ना कि इंग्लैंड वालों को तो हमेशा सर्दी महसूस होगी, और जो अफ्रीका वाले उन्हें हमेशा गर्मी, वो इसी वजह से तो है क्योंकि लैटिट्यूड में दोनों के फर्क है। और अगर मैं आपसे बात, अब ये अकेला तमिलनाडु नहीं समझ रहा हूं मैं, इन जनरल बात कर रहा हूँ कि अब रुको टाइटल ही डाल देता हूँ। इसे नया टाइटल मान लो, किस किस चीज पे डिपेंड करता है।
नहीं, मैं कोशिश करूंगा यार जितनी ज्यादा आपकी क्लासों पर। लैटिट्यूड पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। एक इन जनरल किसी इलाके का अगर मैं क्लाइमेट की आपसे बात करता हूँ, पृथ्वी ऐसी दिखती है। यहाँ का मौसम अलग होगा, यहाँ का मौसम अलग, यहाँ का अलग, इन सब इलाकों का मौसम अलग अलग होगा क्योंकि इसका लैटिट्यूड जो है वो अलग अलग है, राइट। ये इसका मतलब ये आंसर यस हो गया। ऑल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई। अगर मैं दिल्ली में हूँ तो ऊंचाई कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर मैं माउंट एवरेस्ट में हूँ तो मेरी ऊंचाई खास है, तो वहां पर अलग मुझे महसूस होगा क्योंकि उसकी ऊंचाई अलग अलग है। हवा किस हिसाब से चलती है, प्रेशर क्या है, इस पे मैं स्टार बनाता हूँ, ये मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा। अभी के लिए विश्वास करें, आंसर इसका यस है। ओशन करंट में आपको आगे चल के समझाऊंगा, इसका आंसर भी यस है। रिलीफ फीचर में आपको आगे चल के समझाऊंगा, इसका आंसर भी यस है। यानी किसी इलाके पे प्लेट्यू देखने को मिलता है तो वह अलग होगा, माउंटेन देखने को मिलता है तो अलग होगा, प्लेन देखने को मिलता है तो अलग होगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मैं जहां पर रहता हूँ इस समय, मैं जो हूँ मुरादाबाद में हूँ इस समय, और वैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ। दोनों ही जगह से जो नैनीताल नाम का इलाका है वो पास में ही है। जैसे अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो मैं 3 घंटे के अंदर नैनीताल आराम से पहुंच जाता हूँ। 2 घंटे मुझे हल्द्वानी जाने में लगते हैं। 30 मिनट की चढ़ाई है, 30 मिनट में ऊपर पहुंच जाते हैं। चलाने वाले ये है 25 से लेकर 50-60 मिनट तक आराम से गाड़ी आपकी पहुंच जाती है, ठीक है। अब फर्क ये है कि अगर आप नोटिस करते हो, अगर आप देश का साइज देखोगे तो इट इज लाइक नथिंग। भाई हमें हमारा देश ऐसा एक कोने से दूसरे कोने में जाने में दिन लगते हैं। अगर आप नोटिस करते हो, मैं यहाँ से यहीं तो गया हूँ, लेकिन फिर भी जमीन आसमान का फर्क मिलेगा आपको मौसम में। ऐसा इसी वजह से क्योंकि नैनीताल एक ऊंचाई के ऊपर है, और जो जहां पर मैं रहता हूँ या मैं दिल्ली में जब होता था, या फिर मान लेते हैं मैं नोएडा में होता था, वो ऊंचाई पर नहीं है। तो जो रिलीफ है वहां का, वो माउंटेन टाइप का टेरेन हो गया उसका। दिल्ली में आपको माउंटेन्स देखने को नहीं मिलेंगे। ये जो फर्क हो गया, इस वजह से आप कहेंगे वहां का और यहाँ का मौसम अलग है। रिलीफ का मतलब होता है कि वो एरिया दिखता कैसा है, कि वो माउंटेन है, पहाड़ी क्षेत्र है, पठार है, मैदानी क्षेत्र है, किस टाइप से है। क्या मैं उम्मीद करूंगा बात समझ पा रहे हैं। लैंड फॉर्म आप उसे कह सकते हैं। अब आप कहोगे सर इससे सवाल कैसे बनेगा। देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपके लिए कुछ छोटे छोटे चीजें तैयार कर रहा हूँ। अभी मैं इन सबको मिक्स करूंगा आगे चल के, अभी इन सब चीजों को मिक्स करूंगा। मैं समझ सकता हूँ आपको इरिटेशन हो रही होगी, सर ये पढ़ लिया, अब मैं ये पढ़ा रहा हूँ, अब मैं ये पढ़ा रहा हूँ। जब तक मैं इन सब डॉट्स को बनाऊंगा नहीं, तब तक मैं कनेक्ट कैसे करूंगा। तो अभी मैं ये पढ़ा रहा हूँ, अब मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ऐसे छोटे 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 टॉपिक्स पढ़ा के उन्हें मिक्स करूंगा। पठार का मतलब प्लेट्यू, ठीक है। लैटिट्यूड का मतलब मैं उम्मीद कर रहा हूं आप समझ गए हैं कि अगर परपेंडिकुलरली धूप पड़ती है कहीं पर भी, तो यहां पर गर्मी महसूस होगी, और अगर परपेंडिकुलरली नहीं पड़ती है धूप, तो यहाँ पर आपको गर्मी महसूस नहीं होगी। ये बात आप समझ चुके हैं। और अरावली की बात भी हम करेंगे, आप चिंता ना करें। यहाँ पर आप कहेंगे टेम्परेचर जो है हाई होगा, हाई टेम्परेचर, और यहाँ पर हम बात करेंगे होगा लो टेम्परेचर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। इक्वेट जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ ठीक है, आप बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है, बिल्कुल परेशान ना हो। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं। मैं अभी प्लान करता हूँ, अभी जब तक हिम्मत है तब तक तो हम पढ़ाई करेंगे, चिंता ना करें। लैटिट्यूड का मतलब आप पूरे तरीके से समझ पा रहे हैं। इसका आंसर भी आपको दूंगा क्योंकि अरावली का कोई भी हाइट खास नहीं है, वो नाम का ही पहाड़ है बस। आप एक बार इस बारे में सोचिए थोड़ा सा। अब इस चीज को बड़े ही ध्यान से समझना। अगर मैं पृथ्वी बनाता हूं आपके सामने इस टाइप से, मान लेते हैं मैंने अपना देश इस टाइप से आपके सामने बनाया है, ठीक है। आज कुछ फैंसी हो गया, कुछ ज्यादा ही ऐसा। मैं मतलब जब खुद आपके लिए कुछ नोट्स वगैरह मैं बनाता हूँ तो मैं इस टाइप से बनाता हूँ। अब इसे ध्यान से आप देखिए, यहाँ पर अगर मैं मान लेते इस लाइन को इसमें से बीच में से पास करता हूँ, तो ये ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है जी। अभी अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच में है। ये ऊपर वाला जो इलाका होता है ना, इसे कहते हैं सब ट्रॉपिकल। ये ध्यान रखेंगे, इसे कहते हैं ट्रॉपिकल, इसे कहते हैं सब ट्रॉपिकल। दोनों में फर्क मैं उम्मीद कर रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे। बस यहां से 5 मिनट के बाद एक मैं नई चीज पे स्विच करने वाला हूं, जिसे कोरियोलिस इफेक्ट बोलते हैं। वो मैक्सिमम बच्चों को समझ नहीं आता, बस मुश्किल से 5 मिनट मुझे लगेंगे। ये आप समझ गए, ऊपर वाला सब ट्रॉपिकल है, नीचे वाला आपका ट्रॉपिकल है। इसका मतलब क्या होता है ये सभी मैं आपको समझाऊंगा, चिंता बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। इसी टाइप से ऑल्टीट्यूड की बात वैसे मैं आपको बता चुका हूँ। ऑल्टीट्यूड की कहानी कुछ ऐसी है कि अगर आप मान लेते हैं 166 मीटर हाइट पे जाते हैं, तो जो आपका टेम्परेचर है ये 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ एटमॉस्फेयर के अंदर भी, कि आप 166 मीटर ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपका टेम्परेचर 1 डिग्री कम हो जाता है। ये बात मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं। अगर मैं आपसे एवरेज हाइट की बात करता हूँ, एवरेज हाइट हिमालय की, तो हिमालय की एवरेज हाइट कितनी है सर। एवरेज हाइट मानो कम से कम 6000 मीटर अप्रोक्सीमेट। हिमालय की पूरे की बात कर रहा हूँ एक साथ, वो तो माउंट एवरेस्ट हो गया, एक साथ मैं बात करता हूँ मोटा मोटा 6000। आप मुझे क्वेश्चन टाइम में ज्योति भेजते हैं। जो नॉर्दर्न प्लेन से इनकी कितनी हाइट होगी आपके हिसाब से। मुश्किल से 20 मीटर। आई होप एक बहुत ही बड़ा फर्क आप देख पा रहे होंगे, क्यों इतना ज्यादा टेम्परेचर फर्क होता है आपका। मुश्किल से 20-25 मीटर हाइट होती है। अगेन इट विल वेरी एरिया के हिसाब से, लेकिन मुश्किल से आपका 20-25 मीटर के आसपास होता है। ये आईबी का क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था आप एक बार मुझे बताएं। ये 20 से लेकर 25 मीटर तक आपको देखने को मिलता है जी हाँ। एवरेज हाइट है कॉस्ट, बिकॉज ये भी अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। अगर ये अलग अलग नहीं होगी तो
क्या नदियां बहेंगी कभी? समझ पा रहे हैं बात को? भैया ऊपर नीचे तभी तो नदी बह रही है, अगर सब एकदम फ्लैट कर दूंगा तो नदी नहीं बहेगी। तो ये भी फर्क आता है इलाके में, लेकिन मुश्किल से आप कहेंगे 20 से 25 तक। जी हाँ। अब ये किससे है? फ्रॉम मीन सी लेवल। अच्छा, कोरियोलिस फोर्स से आया था, ठीक है, वो भी आपको समझाएंगे, मुझे उम्मीद है वो क्लियर हो जाएगा आज का समझने के बाद। अब मीन सी लेवल क्या होता है, ये क्या बात हुई? पता नहीं क्या कहते रहते हैं लोग, मीन सी लेवल क्या है। हम मानते हैं कि दुनिया का जो पूरा का पूरा सरफेस है, उसमें पानी जो है वो एक सिंगल लेवल पे रहता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ, ये पृथ्वी की सतह है, आप अगर इसमें पानी डाल देंगे तो ये तो सब जगह बराबर होगी ना, यानी यहाँ पर भी बराबर होगी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। इसमें तो ऐसा नहीं है ऊपर या नीचे होगा भाई, अगर टेढ़ा होता तो पानी बह के इधर आ जाता। तो हम कहते हैं कि ये जीरो हाइट है, और हम मानते हैं कि इससे अगर मैं यहाँ तक आया हूं तो मैंने इसे इस तरीके नाप लिया, कितना ऊंचा है, मैंने देखा 5 मीटर, तो हम कहते हैं इस पॉइंट की ऊंचाई जो है 5 मीटर है, इस पॉइंट की ऊंचाई जो है मान लेते हैं 5 मीटर है, इस पॉइंट की ऊंचाई 6 मीटर है, इस पॉइंट की जो गहराई है वो 6 मीटर है। इस टाइप से मैं जज करता हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप बात समझ पा रहे हैं। यानी जीरो लेवल से कितना ऊपर है, जीरो लेवल से कितना नीचे है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूँ, जो गाना है आपने सुना होगा, गोवा वाली बीच पे ऐसी ऐसी बातें, ये वो, तो वो 0 मीटर हाइट पे शूट करा गया होगा, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सी लेवल होगा। 0 मीटर कह सकते हैं, 1 मीटर हाइट उसे कह सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं बात समझ पा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। स्टेशन पे भी आपने कई जगह लिखा हुआ देखा होगा। देख लिया थोड़ा सा। मैं आपको इसके बारे में ज्योति बताऊंगा, लेकिन जाने से पहले हम बात करेंगे करीब 11:45 पे, तब तक आपको थोड़ा सा मुझे समय देना होगा। आगे चलते हैं जी, ठीक है। ब्लैंक हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ, बस 5 मिनट आप मुझे दो। चलो, कुछ कुछ बातें आपको समझ आई। अब छोटी छोटी चीजें मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। मैंने अभी तक आपको जो बताया, मैं एक बार यहाँ तक आपको रिवाइज करा रहा हूँ। हम यहाँ पर दिमाग का दही करने गए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ दही जो है उसका बनना शुरुआत हो गई होगी दही की। अभी पूरे तरीके दही नहीं बनेगी, बिकॉज आपको पता है दही बनने में अभी थोड़ा समय लगता है, और लेकिन शुरुआत जो अपनी हो चुकी है। आगे चलते हैं। कुछ एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्या बात मैंने आपसे करी है। मैंने आपको बताया वेदर और क्लाइमेट में फर्क ये है कि वेदर जो है रोज का रोज वैरी करता है, बट क्लाइमेट जो है एक लंबे समय का देखा जाता है। हम जो पढ़ते हैं क्लाइमेट पढ़ते हैं, बिकॉज वेदर तो रोज ही बदलता रहता है। और क्लाइमेट की हमने डेफिनेशन देखी। क्लाइमेट जो है किस किस चीज पे डिपेंड करता है। कोई जमीन जो है वो कितनी ऊंची है, कोई जमीन जो है कितनी दूर है समुद्र से, कोई जमीन जो है वो फ्लैट है कैसी है, कोई जो जमीन है उसके ऊपर धूप किस टाइप से पड़ रही है। ये सब चीजें जो है मैटर करती है किसी एरिया का क्लाइमेट बताने में। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको मैं बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप इसे देख पा रहे हैं, तो इस सभी इलाकों का क्लाइमेट जो है बराबर होगा। लेकिन अगर मैं इसमें छोटा सा चेंज कर देता हूँ और एक पहाड़ बना देता हूँ, तो जो पहाड़ है इसका ऊपर का क्लाइमेट जो है अलग होगा, नीचे का क्लाइमेट अलग होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ रीजन आप समझ पा रहे हैं। वीडियो ऑफ है, कोई बात नहीं, आप वीडियो एक बार ऑन करके देख सकते हैं। कुछ खास वैसा ऐसा है नहीं, मैंने कुछ बनाया नहीं है ऐसा। यानी अगर आपको मैं एक पहाड़ के रूप में इस टाइप से कुछ दिखाता हूँ, इस टाइप से मान लेते हैं मैं दिखाता हूँ, तो यहाँ का आपका अलग चलेगा, दूसरी तरफ का आपका अलग चलेगा, ऊंचाई का आपका अलग चलेगा। ये अल्टीट्यूड के कारण जो है ये आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। चलो, आप प्लीज एक बार सेशन में बने रहे, मैं आपके साथ फिर से 1 मिनट में जुड़ता हूँ। एक बार कंफर्मेशन लेंगे, सब चीजें बिल्कुल ठीक है। चलो आगे चलते हैं। माफी चाहेंगे, बीच में आपका थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा मुझे। चलो चलो एक बार और ट्राई करते हैं, ठीक है। एक बार थोड़ा सा और ट्राई करते हैं, अगर उसके बाद भी दिक्कत आई तो मैं ब्रेक ले लूंगा, यानी आपको सेशन सेशन जो है कंक्लूड कर दूंगा। लेकिन एक बार जरूर ट्राई करते हैं, ठीक है, बिकॉज सेशन जो है आज का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जो क्लाइमेट है, एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, एक विंड पे डिपेंड करेगा, एक प्रेशर पे डिपेंड करेगा, एक बारिश पे डिपेंड करेगा, एक नमी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इन सब चीजों पे जो है क्लाइमेट आपका डिपेंड करने वाला है। हमने देखा किस तरीके जो है वेरिएंस आपको देखने को मिलता है वेदर के केस में। जब इसी को बड़े स्केल पे महीनों के हिसाब से देखता हूँ तो मुझे ऐसा वेरिएशन देखने को मिलता है, और जब इसी चीज को मैं सालों के वेरिएशन देखता हूँ तो मुझे ऐसा वेरिएशन फाइनली देखने को मिलता है। और भले ही मैं इसे वेदर का नाम देता हूँ जो एक दिन में बदलता था, इसे मैं ओवरऑल क्लाइमेट का नाम दूंगा कि इस पर्टिकुलर इलाके में ऐसा होता है, इस पर्टिकुलर इलाके में ऐसा होता है, और इस पर्टिकुलर इलाके में जो है ऐसा होता है, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। मैं मेडिसिन ले लूंगा। और हमने देखा 2 लाइनें होती है जिन्हें ट्रॉपिक्स बोलते हैं। उन ट्रॉपिक्स के बीच का जो इलाका होता है वो ट्रॉपिकल कंट्रीज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एंड इसके अलावा ये मानसून वाला भी है। मानसून वाला क्या है, क्यों है, कैसा है, मानसून पे क्या क्या डिपेंड करता है, ये भी मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा।
जब हम इंडिया की बात करते हैं तो हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, स्पेसिफिकली लोअर हाफ की, बिकॉज जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वो आपको ट्रॉपिक्स के बीच में देखने को मिलता है। एंड इंडिया के बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, यानी नीचे वाला जो हिस्सा है आपका वो ट्रॉपिकल होगा, ऊपर वाला हिस्सा जो आपका सब ट्रॉपिकल होगा। इसका मतलब चाइना पूरा इसके अंदर कवर नहीं होगा, सिर्फ यहाँ वाला थोड़ा हिस्सा कवर होगा, साउथ चाइना जिसे हम बोलते हैं, म्यांमार कवर होगा, वियतनाम कवर होगा, लाओस कवर होगा, थाईलैंड कवर होगा, यानी ये वाला जो इलाका है ये आपका इसके अंदर कवर हो सकता है। इसके बाद हमने कुछ और चीजें समझी, मौसम वर्ड के बारे में देखा, ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, आपको पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये क्लास आपकी 12 बजे तक चलेगी, मेरी पूरी कोशिश है। फिर मैंने आपको कुछ वेरिएशंस बताए कि समुद्र से दूर रहने पे क्या होता है, टेम्परेचर का वेरिएशन आपको कैसा देखने को मिलता है, एनुअल रेंज ऑफ वेरिएशन कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है। उसके बाद मैंने आपको कुछ चीजें और बताई, रेनफॉल का आपका किस टाइप से चलता है। ये कुछ पॉइंट्स मैंने अभी आपको समझाए हैं। अगर आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं समझ आया, लेट इट गो, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या आप यहाँ तक बात समझ पाए? अब चलते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन चीज मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए एक बात हमेशा याद रखें, जैसा मैं आपको हमेशा कहता हूँ, इट इज नॉट योर एग्जाम, इट इज आवर एग्जाम, बिकॉज इफ यू फेल आई फेल, इफ यू पास देन मे बी आई पास, है ना। अब इसमें मैंने टेंसेस को हटा दिया है, बिकॉज ये कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है वॉज इज ये सब चीजें लगानी होती है। कोशिश करें जब आप अकेले भी बैठे हो ना, तो यही डेडिकेशन दिखाएं, ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है दोस्त, इसके बिना कुछ नहीं होगा, इसके बिना कुछ नहीं होगा, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इसके बिना नहीं होगा सिलेक्शन। आप सोचे आपकी, ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, इट इज अबाउट यू ऑल्सो। आप भी बीमार हो, पड़े बैठ के, यू हैव अ ड्यूटी, ठीक है। चलो अब ध्यान से बात को समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, विश्वास करें मेरा, मैक्सिमम बच्चे इसे नहीं समझ पाते। एंड में टीचर हाथ जोड़ के कहता है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, इसे याद करके चले जाना। मैं कहता हूं आपसे हो पाएगा 101%। मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। कई बार ऐसा होता है जब आप सड़क पे जा रहे होते हैं, आप अपनी स्कूटी से जा रहे हैं, मान लेते हैं इस टाइप से आप जा रहे थे, हाँ वो स्कूटी एक्टिवा नहीं है, मान लेते हैं आप इस टाइप से जो है जा रहे हैं। बस इतने ही है आप, बाकी टाइम नहीं है मेरे पास, इतने ही है आप, अभी काम चला लेंगे। खाद बस मुझे आपका और चाहिए होगा, टिंग 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 टिंग, इतना काफी है मेरे, ठीक है। अब यहाँ पर मान लेते हैं एक सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ। एक डस्टबिन यहाँ पे पड़ा है, आप आगे काफी स्पीड में बढ़ रहे थे यहाँ पर, और मान लेते हैं आपकी स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आवर, और आपको अचानक दिखता है यहाँ पर एक डस्टबिन है, और उसके अंदर आपको फेंकना है अपना फ्रूटी का पैकेट, जो आप घर जाने से पहले खत्म करा है आपने। एंड आपने घर जाने से पहले खत्म करा, आपको पहले ही फेंकना होता नहीं, मोड़ से पहले कहाँ फेंकू, कई बार स्कूटर घुमा के दोबारा जाना पड़ता है, कहाँ फेंकू कहाँ, वैसा कुछ सिनेरियो यहाँ पर हुआ है। अब ये आपको फेंकना है। अब मुझे बस ये बताएं, मैं यहाँ पर ए पोजीशन पे आके इसे फेंकूंगा तो जाएगा, ये आगे की तरफ स्कूटर जा रहा है, बी पोजीशन पे जाएगा, या फिर सी पोजीशन पे फेंकू तब जाएगा। देखिए आपका लॉजिक क्या है। ए पोजीशन पे जाएगा, इसका रीजन ये है कि सर अगर मैं कहता हूं ये आगे की तरफ जा रहा है और मैं इसे यहां फेंकता हूं, तो एक्चुअल में वेलोसिटी इसकी इधर की तरफ होगी, बिकॉज ये आगे की तरफ तो जा ही रहा था, ये आगे की तरफ तो जा ही रहा, अभी ऐसा नहीं जाएगा। सच बताऊं तो सर ये ऐसे जाएगा, यही लॉजिक है ना। अब इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर इसे मैं यहां से फेंकूंगा तो ये यहां नहीं जाएगा सर, ये यहां ही जाएगा, बिकॉज इस मुझे ऐसा लगता है कि इधर जा रहा है, बट इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ भी है, और ये उम्मीद से आगे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। बिल्कुल साइंस वाली बात है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसी तरीके अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पर एक इंसान है और यहाँ पर एक इंसान है, और ये इंसान आगे 100 की स्पीड से जा रहा है, और इसे कोई सामान इसे पकड़ाना है, तो ये यहाँ पे रुकेगा तो कभी नहीं मिल पाएगा इसे सामान, इसे यहाँ पे रुकना पड़ेगा, जिससे कि जब ये यहाँ से फेंके तो ये इसके हाथ में यहाँ पर पहुंच जाए। यहाँ तक तो आप बात समझ पा रहे हैं। व्हाट अबाउट विंड एंड फ्रिक्शन? अभी के लिए मैंने उसे इग्नोर करा है आयुष्मान, अभी के लिए मैंने उसे हटा दिया है। अब चाहें तो एक कांस्टेंट फोर्स पीछे की तरफ उसे मान सकते हैं, एंड उसके हिसाब से भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा फर्क आएगा, बट काम बन जाएगा। अब एक छोटा सा सवाल मेरा है, अभी मैं आपको एक टॉपिक करा रहा हूं, उसका नाम मैं आपको बता नहीं सकता वरना आपका दिमाग उसी की तरफ चला जाएगा। अभी बस एक नॉर्मल आपसे कुछ चिटचैट में कर रहा हूं। यहाँ पे एक बक्सा था और मैं आगे जा रहा था 100 की स्पीड से, अब आप आगे जा रहे थे 80 की स्पीड से। बस मुझे इतना बताएं, अगर मैं आपकी तरफ कोई सामान फेंकूंगा तो क्या वो आपको मिलेगा ए, या फिर आपसे आगे जाके गिरेगा बी, या फिर आपसे पीछे गिरेगा सी? बी पे या सी पे सोचो। मैं 100 पे जा रहा था, देखो अब होगा क्या, जितनी मान लेते मेरा सामान 1 सेकंड में आपके पास पहुंचा, और ये स्पीड मीटर पर सेकंड में मान लेता हूँ, ये भी स्पीड मीटर पर सेकंड में मान लेता हूँ, तो 1 सेकंड में ये जो सामान है 1 सेकंड में 100 मीटर आगे भी तो हो गया होगा, यहां से लेकर यहां पे चला गया होगा भाई, क्योंकि इसके पास भी वही वेलोसिटी जो मेरे पास है, और ये यहां तक भी गया, तो कायदा ये है कि यहां पे पहुंच गया होगा 1 सेकंड के बाद। लेकिन क्योंकि आपकी स्पीड 80 थी, तो आप 80 में यहीं तक पहुंच पाए होंगे, तो आपको क्या लगेगा, सामान आपसे आगे जाके गिर गया, यानी जब आप यहां तक पहुंचोगे तो सामान आपसे आगे की तरफ चला जाएगा, आगे की तरफ गिर जाएगा। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं? पक्की बात। इसी तरीके अगर मैं इसे नीचे फेंकूंगा, यहाँ कोई 80 वाला है, तो ये सामान उससे आगे की तरफ जाके गिरेगा, वो यहाँ तक पहुंचेगा, उससे आगे की तरफ जाके गिर जाएगा। बड़ी सिंपल बात मैं आपसे कर रहा हूँ।
पक्की बात। चलो कुछ और समझाते हैं। मान लेते हैं आप एक पंखे पे लटके हैं और वो जो पंखा है आपका ऊपर से चल रहा है इस तरीके। मैंने ऐसा कोई पंखा मान लिया, बहुत ही तेज चल रहा है, आपको दिख भी नहीं रहा। ये पंखा है, वो पंखुड़ी आपको दिख भी नहीं रही। अब बस मुझे इतना बताओ कि यहाँ वाले पर्सन को घूमने में ज्यादा स्पीड लगेगी या फिर यहाँ वाले पर्सन को घूमने में ज्यादा स्पीड लगेगी आपके हिसाब से? ए या बी? ऑब्वियसली बी। बी जो है तेजी से भागेगा, ये धीरे धीरे चलेगा, और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं और धीरे चलेगा जो पीले वाला है, और ये जो पॉइंट है चलेगा ही नहीं बीच वाला। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इससे सामान इसे देना चाहूंगा, तो जब तक ये सामान यहाँ तक पहुंचेगा तो कायदे से हमेशा आगे पहुंच जाएगा। सोचो, एक बार दिमाग लगाओ, क्योंकि इसकी बेचारे की स्पीड तो 5 की थी, इसकी स्पीड तो 12 की थी, तो ये जब तक यहाँ पहुंचेगा तो ये 12 की कैलकुलेशन से आगे पहुंचेगा, वो तो 5 से ही चल पाएगा। पक्की बात। ड्यू टू लेंथ ऑफ रेडियस, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मिलन, v इज इक्वल टू ओमेगा आर से। एक और चीज समझाता हूँ। मान लेते हैं पृथ्वी है, पृथ्वी पे एक ये वाला पॉइंट है इक्वेटर। क्या ये इक्वेटर भी 24 घंटे में घूम के यहीं पे वापसी आता है? यहाँ वाला एक पॉइंट था, आज सुबह और कल सुबह में घूम के यहीं आ गया होगा। इसी टाइप से यहाँ वाला पॉइंट भी घूमकर जो है यहीं पे वापसी आता है। इसी टाइप से जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है ये भी घूमकर ऐसे ही वापसी आता है, और ये वाला पॉइंट भी घूमकर यहीं वापसी आता है। ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट है जो घूमकर अपनी जगह वापसी आते हैं। यानी अगर एक इंसान यहाँ खड़ा है और एक इंसान यहाँ खड़ा है, तो इसकी जो आगे की वेलोसिटी होगी वो लेस होगी। मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ 5 है, इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ मोर होगी, और ये मान लेते हैं 12 है। तो जब ये कहेगा लो बेटा सामान पकड़ो, लो बेटा सामान पकड़ो, तो मान लेते हैं सामान 1 सेकंड में पहुंचा। अब आगे की तरफ क्योंकि 12 था, तो ये एक्चुअल में इधर की तरफ 12 और ऐसे मूव करा होगा, तो यहाँ पहुंच गया होगा। भाई 1 सेकंड में आगे भी तो क्या होगा 12, क्योंकि सामान को थोड़ी पता कहाँ जाना है, तो यहाँ पहुंचा होगा। लेकिन ये बंदा बेचारा 5 से चल रहा, तो ये यहाँ तक पहुंचा होगा। तो हमेशा ही ऐसी सिचुएशन होगी कि जब ये इसे फेंकेगा तो इसे लगेगा तो सही कि मैं सीधा फेंक रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में ये सामान जो है टेढ़ा जाएगा। इसका रीजन ये है क्योंकि ये पोजीशन तेजी से घूम रहा है, ऊपर वाली पोजीशन धीरे घूम रही है। ऐसे ही ये यहां से कुछ फेंकेगा तो ये भी टेढ़ा सामान जाएगा। नहीं आ रहा समझ? कोई बात नहीं, सोचे। बिल्कुल मिलन, वही कॉन्सेप्ट है। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, जल्दी नहीं। अभी के लिए साबी उसे इग्नोर कर रहा है, अभी के लिए बस। एग्जैक्टली रवि, आया है तो यस, नहीं आया तो नो। बिल्कुल सही अभिषेक। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, यहां से हम चले दोनों जने, अगर आप दूर से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा ना ये सामान सीधा जान, अगर आप इसे देखोगे इसे लगेगा मैं सीधा फेंक रहा हूं। लेकिन क्योंकि इस सामान की स्पीड तेज है, तो कुछ देर के बाद इसे ऐसा नहीं लगेगा वो बंदा पीछे रह गया। सोच के देखो, बिकॉज वो बेचारा 5 से चल रहा था, इसका सामान आगे पहुंच जाएगा। अब आप इसे एक और तरीके समझो। ये एक ट्रैक है जहां पर लोग भाग रहे हैं, और इस पे लोग भागते हैं 5 की स्पीड से, इस पे लोग भागते हैं आपका 12 की स्पीड से। ठीक है, यानी यहां से 5, ये 5 वाले और ये 12 वाले इस तरीके भागते हैं कि घूम कर वो वहीं पर सेम टाइम पे वापसी आ जाते हैं। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? ये तेज भागने वाले उसेन बोल्ट है, ये उसेन बोल्ट है, ये कपिल शर्मा है। अब इसमें कपिल शर्मा को कोई मजाक तो उड़ाया नहीं है, मेरा नाम मान लो, अपना मान लो। उसेन बोल्ट से तेज तो कौन ही भागता होगा, ऑस्ट्रिच थोड़ी है ना, कुछ किसी को भी यहाँ पर मान सकते हो। यानी ये धीरे भागते हैं। अब मैंने क्या करा, अगर यहाँ से कोई भी सामान लेता हूँ तो वो सब सामान इसी स्पीड पे भाग रहे होंगे। जैसे इसके जेब में जो मोबाइल पड़ा है, ये जो अपनी उंगली ऐसे ऐसे करता है, इसकी उंगली भी उस स्पीड से भागती होगी, क्योंकि पूरा शरीर ही तो इसका साथ चल रहा है। ऐसा थोड़ी उसेन आगे पहुंच जाएगा, बोल्ट पीछे रह जाएगा, वो तो सब कुछ साथ चलेगा, है ना। तो मैंने इसकी जेब में से इसे बिना बताए कुछ सामान लिया और इस ट्रैक पे रख दिया। अब वो इस ट्रैक पे इसके साथ साथ भाग रहा है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये धीरे धीरे, अभी तो दोनों साथ में है, जब ये यहाँ पहुंचेगा तब पीले वाली बिंदी पीछे रह जाएगी? सोच के देखिए जरा। लेकिन हमें पता है क्योंकि ये दोनों एक साथ चलते हैं, तो ये देखने में हमेशा एक साथ ही लगते होंगे, जैसे पंखे की कुछ पंखुड़ियां होती। तो जब ये यहां तक पहुंचेगा तो इसका फेंका हुआ सामान आगे पहुंच गया। ये बात थोड़ी सी क्रूशियल है, इसे आप बड़े ही ध्यान से समझो, क्योंकि ये छोटा सर्कल था, एक छोटा सर्कल इसे पूरा करना था। मैं आपको दोबारा समझाता हूं। मुझे ये चक्कर काटना है और इस सामान को ये चक्कर काटना है। अगर मैं यहां से भागते हुए सामान को यहां पर बैठा देता हूं, तो कुछ ही देर में जब मैं यहां पहुंचूंगा तो ये मेरा सामान जो है आगे की तरफ जा चुका होगा। जब मैं इतना ही चलूंगा तो मुझे हमेशा फील होगा कि जब मेरा सामान छोटे सर्कल में जाता है तो मुझसे आगे निकल जाता है। इसे आप सोच के देखो।
यानी जब भी मैं अपने सामान को अपने से छोटे सर्कल में भेज दूंगा, ये एक छोटा सर्कल था और एक बड़ा सर्कल था, तो भले ही हम साथ साथ चलेंगे, क्योंकि लेकिन हमारी एक्चुअल वेलोसिटी बराबर है, तो जितने में यहाँ पहुंचूंगा उतने में वो आगे तक पहुंच जाएगा, क्योंकि इसका सर्कल ही छोटा है, इसका सर्कल ही छोटा है। तो हमेशा मुझे महसूस होगा कि मैंने जो सामान फेंका था, मुझे तो ऐसा लगता था कि वो आगे जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होगा कि वो मेरे से आगे निकल गया है। सोचे जरा, अब अगर मैं इक्वेटर पे खड़ा हुआ ये काम कर रहा हूँ, इक्वेटर पे खड़ा हुआ ये काम कर रहा हूँ, चाहे मैं ऊपर के सर्कल में फेंकूं, चाहे मैं नीचे के सर्कल में फेंकूं, क्योंकि डिस्टेंस वही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं और मान लेते हैं इसकी स्पीड जो भी है, मान लेते हैं इसकी स्पीड 12 थी और इस ट्रैक की स्पीड 5 थी, तो मुझे 1 सेकंड के बाद महसूस होगा कि ये जो मेरा 12 वाला सामान है, ये मुझसे 5 आगे निकल गया है। इस बात को आप समझ पाए? पक्की बात बताना। यानी यहाँ से जो सामान फेंका था, वो यहाँ इस टाइप से चल रहा था, आपका बराबर-बराबर चल रहा था। लेकिन क्योंकि मैंने ऊपर की तरफ नीचे वाली वेलोसिटी वाला भेज दिया, तो जितने में ये 12 चलेगा, उतने में ये भी तो यहाँ पे 12 ही चलेगा ना। ये भी 12 ही है, उतना ही है, लेकिन देखने में तो आगे लगेगा ना, सिर्फ देखने में आगे लगेगा। इसका मतलब जब ये बंदा यहाँ से बैठ के देखेगा तो इसे लगेगा मेरा सामान जो है आगे चला गया है। इसी टाइप से अगर यहाँ पे 12 चल रहा है तो जिसने नीचे की तरफ फेंका, यहाँ पर भी आप पेन नहीं, पेन इस समय चल रहा है, ये भी यहाँ तक आगे तक पहुंच जाएगा। यानी यहाँ पर भी इसे लगेगा मेरा सामान जो आगे की तरफ चला गया है। इसे ही बोलते हैं कोरियोलिस इफेक्ट। स्लाइड स्टक हो गई है, मैं भी देख लेता हूँ। यही है कोरियोलिस इफेक्ट। अभी आपको इसके बहुत सारे सवाल करके दिखाता हूँ कैसे क्या चलता है। अभी भी अगर आपको नहीं समझ आया तो अभी आपको बताता हूँ कि है क्या। लिखवाऊंगा, चिंता मत करो, सब लिखवाऊंगा, मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी एक फाइनल टच दे रहा हूँ चीजों को, फाइनल टच दे रहा हूँ चीजों को, बड़े ही ध्यान से समझना, सुकून से आखिरी बार इसे समझ लो। अगर ये मेरी पृथ्वी है जो कि कुछ ऐसी दिखती है और इस पे कुछ अलग अलग रेखाएं हैं, जिसमें ये इक्वेटर है, जिसमें एक और लाइन है, जिसमें एक और लाइन है, और जिसमें एक और लाइन है, और जिसमें एक और लाइन है, इसी टाइप से नीचे की तरफ भी मुझे यहाँ पे रेखाएं देखने को मिलती है। मान लेते हैं ये जो आपकी स्पीड है, यहाँ पर स्पीड 10 की है घूमने की, यहाँ पर स्पीड 9 की है, यहाँ पर स्पीड 8 की है, यहाँ पर स्पीड 7 की, यहाँ पर स्पीड 6 की है। ऐसी ऊपर की तरफ मान लेते हैं स्पीड 9 है, मान लेते हैं स्पीड 8 है, मान लेते हैं 7 है, मान लेते हैं 6 है। अगर मैं यहाँ से कोई भी सामान ऊपर की तरफ फेंकता हूँ, तो भले ही मुझे लगता है कि वो 0 स्पीड से जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसके पास आगे की स्पीड 10 है। मानते हो कि नहीं? जी हाँ, स्पीड ऑफ रोटेशन है। अब आगे की तरफ अगर स्पीड 10 है और 1 सेकंड के बाद वो यहाँ तक पहुँचती है, तो मुझे ऐसा महसूस होगा कि भई वो 1 सेकंड के बाद यहाँ तक पहुँच गई है ऊपर वाले सर्कल में। बट ये क्योंकि छल्ला छोटा है, तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ से आगे तक होगा 10 मीटर। सोच के देखो, अगर ये और ऊपर फेंकता तो यहाँ से यहाँ तक का जाके 10 मीटर पूरा होता, और अगर और ऊपर फेंकता तो ये तो पूरा ही जाकर यहाँ तक 10 मीटर पूरा होता, और यहाँ फेंकता तो ये तो ना जाने 2 चक्कर मारने के बाद जाके 10 मीटर पूरा होता। इसी तरीके नीचे फेंकूंगा तो यहाँ पर भी ये 10 मीटर की लंबाई ज्यादा होगी, ये 10 मीटर और लंबा होगा, ये तो बहुत ही लंबा होगा, और ये तो मल्टीपल चक्कर काटने के बाद 10 बनाएगा। 10 मीटर क्या है? ये इसकी एक्चुअल स्पीड है। एक्चुअल स्पीड मान लेते हैं मैं एक एरोप्लेन यहाँ से फेंकता हूँ नीचे से ऊपर की तरफ, तो मुझे यहाँ पर प्रतीत होगा कि मेरा एरोप्लेन कायदे से ऊपर मुझे यहाँ दिखना चाहिए था हर समय, बट यहाँ नहीं दिखेगा, मुझे आगे महसूस होगा नहीं यहाँ चला गया। अगर और ऊपर फेंकूंगा तो यहाँ चला गया, और ऊपर फेंकूंगा तो यहाँ चला गया, नीचे भी सेम मुझे ऐसे ही महसूस होगा कि एरोप्लेन मेरा आगे चला जा रहा है, पता नहीं ऐसे कैसे। इसका रीजन ये है कि भले ही हमारी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो सेम थी, बट हमारी जो लीनियर वेलोसिटी थी, जो एक्चुअल वेलोसिटी थी, वो आपकी डिफरेंट थी। क्या इस बात को आप समझ पाए? यानी ये कुछ ऐसी कहानी है कि एक सर्कुलर ट्रैक में आपके सामने ले लेता हूं, और इसमें मैंने क्या करा, आपको और आपके साथ सेम कैपेसिटी वाले इंसान को, दोनों को यहाँ से भगाया, और आपको तो लगेगा आप हमेशा बराबर भागोगे। यहाँ से आपने क्या करा, ये आप ही आपका दोस्त है, दोनों की स्पीड बिल्कुल सेम है, लेकिन आप पीछे रह जाओगे, वो आगे निकल जाएगा, क्योंकि उसे छोटा सर्कल घूमना है। तो आपको महसूस होगा यार बराबर की जगह मुझसे आगे निकल गया। सेम यही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे एक बार इमेजिन करके देखो। यानी जब आप छोटे सर्कल के अंदर जाएंगे तो सामान आपसे आगे की तरफ निकल जाएगा। इट डज नॉट मैटर वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, वो सदर्न हेमिस्फीयर है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो ओलंपिक की रेस में यही होता है। इसी वजह से आपको याद होगा, जो यहाँ से भगाया जाता है, इस पर्सन को सबसे पीछे रखा जाता है और इस पर्सन को आगे रखा जाता है, जिससे कि सबके सब बराबर दूरी चले। ये सब चीजों पे लगता है ऋषि, सब चीजों पे लगता है। अभी आपको कुछ चीजें समझाता हूँ। क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं इक्वेटर पर हूं और यहां से मैं कुछ भी ऊपर फेंकता हूं तो मुझे आगे जाती हुई दिखेगी वो? यस, बिल्कुल साभी, हम यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पर भी मैं कोई ऐसे फेंकता हूँ तो मुझे आगे जाती हुई दिखेगी। वो एक्चुअल में जा नहीं रही, लेकिन उसका सर्कल ही इतना छोटा है कि वो आगे निकल जाएगी।
अब इससे मुझे ये सीखने को मिलता है, बड़े ही ध्यान से समझना, बड़े ही ध्यान से आप समझना। अगर ये आगे की तरफ चला गया है, तो मुझे ऐसा महसूस होगा इधर की तरफ घूम गया है ये, बिल्कुल सही बात है सर। नीचे गया है तो भी मुझे ऐसा महसूस होगा। इसका रीज़न शॉर्ट में ये है कि अगर 2 पॉइंट्स यहाँ पर हैं, मान लेते हैं एक पॉइंट एक्स है, वो इस तरीके घूमता है, एक पॉइंट वाई है जो इस तरीके घूमता है, तो ये वाई पॉइंट जो है उतने ही बेसिकली डिस्टेंस को कवर करने के लिए ज़्यादा चक्कर मारता है, ज़्यादा चक्कर मारता है। इससे मुझे ये सीखने को मिलता है कि अगर मान लेते हैं मैं एक आपको कॉन्टिनेंट बना के दिखाता हूँ जो कि आपका साउथ अमेरिका है, और साउथ अमेरिका में मैं यहाँ से कोई सामान फेंकता हूँ, तो वो मुझे ऐसा महसूस होगा कि वो मुझसे आगे निकल गया। सोचो ज़रा, दिमाग लगाओ। ये सब बहुत आसान है, कुछ नहीं है, बहुत टुच्चे लेवल के सवाल है। अभी सर बिल्कुल चिंता मत करो। मुझे 1 घंटे बाद या कल के सेशन भेजना, सब करा दूँगा हमेशा के लिए। मतलब किसी से पूछना ही नहीं पड़ेगा, ऐसे सवाल है तो। ये समझ पाए हैं? इसी तरीके अगर मैं आपके सामने नॉर्दर्न हेम वो बनाता हूँ, मान लेते हैं ऊपर वाला हिस्सा। ये बनाता हूँ, तो यहाँ पर भी आपको सेम कहानी चलेगी। मैं यहाँ से कुछ फेंकूँगा, तो ये भी आगे जाएगा। प्लीज़ इसे रटे ना, प्लीज़ इसे समझ लें, भला होगा आपका। पक्की बात? इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहाँ से, अब बड़े ही ध्यान से बात को समझना फिर से, अगर मैं यहाँ से कुछ भी ऊपर फेंकता हूँ तो आगे जाता है, नीचे फेंकता हूँ तो इधर जाता है। तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ कि कोई चीज़ मैं ऊपर से फेंकूँगा तो पीछे चली जाएगी, वो सोचो। यहाँ से फेंकूँगा तो मुझे ऐसे जाती हुई महसूस होगी, भई पीछे चली गई। सेम वही वाला लॉजिक कि आपने क्या करा, 2 भाइयों को बड़े ट्रैक में एक को फेंक दिया तो लगेगा यार वो तो पीछे हो गया। इसी तरीके यहाँ पर आप कहेंगे ये भी लगेगा पीछे चली गई। अब अगर इसी को मैं यहाँ से हटाकर अब आपको समझाता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहानी आपकी इस तरीके घूमने वाली है, ध्यान से देखो। सोचो, सदर्न हेमिस्फीयर में इस तरीके घूमने वाली है। ये सब करा दूँगा मैंने तो, बिल्कुल चिंता मत करो। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ, मान लेते हैं यहाँ पर एक गड्ढा बना हुआ है और यहाँ पर एक, मैं मान लेते हैं एक सक्शन बना लेता हूँ, अंदर की तरफ खींच रहा है, तो क्या बाहर से हवा सबके सब अंदर की तरफ आएगी? सोच के देखो। मान लेते हैं अंदर लो प्रेशर है। अभी आपको बताता हूँ मैं, अब चिंता ना करें, यहाँ पर समझाऊँगा। अंदर बाहर हाई प्रेशर है, बाहर से धक्का लगेगा। अंदर मान लेते हैं वैक्यूम क्लीनर चल रहा है, तो सब कुछ अंदर की तरफ खींचता आ रहा है। यस सूरज। अगर यही साइक्लोन मुझे मान लेते हैं ऊपर की तरफ बनता हुआ दिखेगा, अंदर की तरफ सब चीजें जा रही हैं। अब बड़े ही ध्यान से भाई मेरी बात को समझना, कृपया कॉपी पेन छोड़ दें, क्योंकि सुख की और आनंद की प्राप्ति यहाँ पर होने वाली है आजीवन वाले, अगर आप ध्यान से समझेंगे। साइक्लोन, जी हाँ साइक्लोन, अगर आपको नहीं पता उस सभी के लिए गोली मार सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि ये ऊपर जा रहा था, तो क्या इसे आगे जाता हुआ नहीं महसूस होगा? एक एक करके चलना भाई, बाकी सबको गोली मार दो। पक्की बात? ऐसे ही ये आपको इधर जाता हुआ महसूस होगा, क्योंकि ये भी ऊपर से नीचे आया, तो थोड़ा तो ये भी पीछे की तरफ हो जाएगा ना। सोच के देखो, कम होगा लेकिन पीछे तो हो जाएगा। और ये भी आपका इस तरीके से आगे हो जाएगा। ये भी आपका आगे की तरफ हो जाएगा। ये भी आपका इधर की तरफ हो जाएगा। या और इनमें कोई खास फर्क नहीं आएगा, इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं आएगा। बट फर्क क्यों आएगा? क्योंकि अगर ये इसे धक्का देगा तो क्या इसे हल्का बहुत तो आगे मूव करना पड़ेगा ना। मैं को उतना ज्यादा नहीं तो क्या हो गया, लेकिन हल्का बहुत तो मूव, क्योंकि हवा धक्का दे रही है उधर से। क्या इसे आप थोड़ा बहुत समझ पाए क्या बनाया है मैंने? तो इससे मुझे ये पता लगता है कि जो चीजें अंदर की तरफ आ रही थी, जो चीजें अंदर की तरफ आ रही थी, अब एक्चुअल में उनकी डायरेक्शन जो है बदल चुकी है। और एक्चुअल में जो उनकी डायरेक्शन है वो अब बन चुकी है ये वाली। ध्यान से आप देखें, ये डायरेक्शन आपकी बन चुकी है। यानी आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये इस तरफ घूम गया है। यानी अगर आपका ऊपर की तरफ ये सिनेरियो बनता है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। डरो मत, डरो मत, मैं कह रहा हूं ना, डरो मत, मैं करा दूंगा इसे तैयार। हिम्मत दिखाओ, बस सिर्फ हिम्मत दिखानी पड़ेगी। मैं रिपीट करूंगा सब कुछ। नहीं, ऐसा नहीं होगा अभिषेक, ऐसा नहीं होगा। रीजन बताएं इसका, क्या होगा आपके हिसाब से? रीजन बताएं। अब मुझे बताओ, इसी तरीके एक बार अपने हाथ से कॉपी में सेम चीज बना के देखो नीचे, मेरे कहने से। मैं वेट कर रहा हूँ, पूरे 2 मिनट आपको दे रहा हूँ। अभी आपको सब समझाता हूँ बड़का, आप चिंता मत करो, थोड़ा सा आप समझ दो। एक बार बना के जरूर देखना भाई, तभी फायदा होगा।
मुझे पता है कम कैसे होगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अभिषेक, लेकिन कम करने वाला एजेंट क्या है? पंखे में ये काम करने वाला काम है। पंखे आपस में, पंखे की जो पूरी आप कहेंगे पंख, जो उसका पंख होता है वो कनेक्टेड होता है। यहाँ पर ऐसा कौन है जो उसे रोकेगा? एक बार सोच के देखें। अभी आपको इसका एक और रीजन दूंगा, तब आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे अभिषेक। अभी आपको बताता हूँ। आप लोगों ने कभी ये काम करा है कि वॉश बेसिन में आपने कभी कोई बॉल टाइप घुमाई है इस टाइप से? मान लेते हैं वॉश बेसिन में, आपको कहता हूँ इमेजिन करो। तो आप नोटिस करना, जब आप इसे यहाँ से ऐसे घुमाते हो तो बहुत धीरे घूमती है, लेकिन एंड में जाके बहुत ही स्पीड में घूमती है। ये इसीलिए होता है अभिषेक। आप यहाँ पर सोच के देखो उस चीज को कि वो अपने, इसका मतलब ये हो गया कि वो अपना रेडियस कम करे, लेकिन स्पीड कोई कम करने वाला नहीं है। तो इसका मतलब उस वो तेजी से घूमेगा। यानी अगर कोई यहाँ से अब उसे देखता है, नोटिस करता है, तो उसे हमेशा लगेगा ये तो मुझसे आगे निकल गया, क्योंकि उसका चक्कर बहुत छोटा है तो तेजी से घूम पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल वॉटेक्स, आप बिल्कुल सही लिख रहे हैं। इससे दोस्त मुझे ये सीखने को मिलता है कि जो चीजें अंदर की तरफ जाती है इस तरीके, अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो मुझे बस इतना पता था ये आगे की तरफ शिफ्ट होता है, तो क्या इसे मैं ऐसा टेढ़ा बना सकता हूँ? इसे भी मैं टेढ़ा बना सकता हूँ, इसे भी मैं टेढ़ा बना सकता हूँ, इसे भी मैं टेढ़ा बना सकता हूँ। यानी अब ये इस तरफ इस तरीके घूम जाएगा। यानी अगर अंदर आने वाली जो चीज है जिसे हम साइक्लोन बोलते हैं, साइक्लोन का जो सेंटर होता है, जिसे सेंटर को हम बोलते हैं आई, कौन आई? ई वाई ई। ये होता है लो प्रेशर पे। और अगर आउटसाइड की बात करता हूँ, तो आउटसाइड इसका होता है हाई प्रेशर पे। यानी हवा जो है बाहर से अंदर की तरफ आएगी, लेकिन अंदर आने के साथ साथ आपका क्या होगा, वो बदलेगा और अपनी दिशा बदल लेगा। क्योंकि जब वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था तो वो छोटे रेडियस में घूम रहा था, तो वो एक्चुअल में यहाँ तक पहुंच जाएगा। एंड भले ही आपको देखने में ये देखो अकेला इस तरफ लग रहा है, जैसे बड़ा का आपका डाउट था सर ये तो क्लॉकवाइज लग रहा है, अकेली एक विंड की डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं हम, तो ओवरऑल बात कर रहे हैं कि ओवरऑल क्या सिनारियो हुआ है। अकेली एक की बात यहाँ पर नहीं करी जा रही है। आप ओवरऑल देखिए कि अगर कोई चीज सीधा जा रही थी वो यहाँ घूम गई है, कोई चीज नीचे आ रही थी वो यहाँ घूम गई है, यहाँ जा रही थी यहाँ घूम गई है। यानी ओवरऑल सबकी सब चीजें जो है आपकी इस तरफ घूम गई हैं। सोचो एक बार ध्यान से। और ये डायरेक्शन आपकी एंटी क्लॉकवाइज है। एग्जैक्टली, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। डिस्टेंस सेम ट्रैवल होगा लेकिन प्रतीत होगा ज्यादा है। एग्जैक्टली कॉस्ट। आपको पता है आपको किसी को खुश करना है, रेस में जिताना है किसी को, तब आप क्या करेंगे? और वो आपसे धीरे भागता है, मान लेते हैं आपका छोटा भाई है, छोटा बेटा है, बेटी है, कोई भी है, और आपको उसे जिताना है। आप क्या करेंगे? आप गोल ही बनाता हूँ, गोल में आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। आप उसे कहेंगे बेटा तू पार्क में अंदर वाले सर्कल में घूम और मैं पार्क में बाहर वाले सर्कल में घूमता हूँ। भले ही उसकी एक्चुअल स्पीड कम है, वो दोनों बराबर महसूस होगा। एक्चुअल स्पीड आप दोनों की अलग अलग है लेकिन बराबर महसूस होगा। लेकिन अगर उसकी जगह पे हटके आप ही का कोई बड़ा भाई आ जाता है और वो और आप दोनों सेम स्पीड से घूमते हैं, तो आपको हमेशा महसूस होगा कि वो आपसे आगे निकल गए। भले ही आप भी 10 मीटर चले थे, वो भी 10 मीटर चले थे, लेकिन आपको हमेशा महसूस होगा कि वो आपसे आगे निकल गए, बिकॉज़ वो छोटा सर्कल घूम रहे हैं। ये तो रीज़न है पहले वाला। और दूसरा रीज़न जो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ वो ये है कि अगर मैं लो अंदर बाह इधर से इधर आता हूँ इस टाइप से, मान लेते हैं ये सिनेरियो बनता है आपका, ये आपका बनता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो उस केस में आप जो है हर एक चीज़ को बस यहाँ से चेक करना है, इधर घुमा, तो बस इधर ऐसे घुमाकर अपना आंसर निकाल लो। समझ पाए? पूरा बनाना ही नहीं है, सिर्फ एक बनाया और उसी को आगे कंटिन्यू करके ले गए। यही अगर मैं सदर्न हेमिस्फीयर की आपसे बात करता हूँ, सेम यही डायग्राम आपने बनाया। ऑब्वियसली पेपर में बनाना नहीं है, सिर्फ समझाने वाली बातें हैं। और आपने देखा कि जो एक होता है, आपने ऊपर वाला आपका ऐसे आया था, ये इधर को गया, आपने ऐसे घुमा दिया, यानी क्लॉकवाइज हो गया। ये वाले ही दो क्यों बनाए हैं? बिकॉज यही तो हमने सीखे थे, बाकी सब तो हमने इससे जुगाड़ से निकाले। एरोस बाहर की तरफ नहीं होंगे, साउथ में एक बार सोचे, क्योंकि ये साइक्लोन है। साइक्लोन की कंडीशन यही होती है कि बाहर से अंदर की तरफ हवा आती है। क्या इस बात को आप समझ पाए? पक्की बात। एक सवाल मैं आपके नाम करता हूँ। एंटी साइक्लोन जो होता है ये कहता है कि हवा जो है अंदर से बाहर की तरफ जाएगी। एक मेरे कहने से एक बार ट्राई जरूर करना। ये आजकल मैं पता नहीं क्या पक्की बात बहुत बोलने लग गया हूँ, पता नहीं कैसे मुझे खुद को लगता है, जब आप सब लिखते हो ना पक्की बात पक्की बात पक्की बात, तो मुझे लगता है अरे कुछ अलग हो रहा है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मुझे बताएं इसकी डायरेक्शन क्या हो। प्लीज सॉल्व करें, आपको आता है रटा है तो भी सॉल्व करें। आपको सिर्फ एक कैलकुलेशन करनी है। आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो नीचे वाले का निकालना है, सदर्न हेमिस्फीयर में तो ऊपर वाले का निकालना है। आपको पता है आप जब यहाँ पर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो क्या है पीछे रह जाएगा? ये आपका आगे हो जाएगा। अभी तो एंटी क्लॉकवाइज कह रहे थे सब लोग।
अब क्लॉकवाइज कह रहे हैं लोग। जहां तक आप सच में बात समझ पाए, सोचें। समझ नहीं आ रहा इससे क्वेश्चन कैसे आएगा, अभी आपको बताता हूँ। क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा साइक्लोन मूव्स इन डैश डायरेक्शन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। अब इसके दो ही रास्ते होते हैं एजुकेटर के पास, एक तो वो कहे रट लो, मेरे से ये काम नहीं होता, मैं सिखाता हूँ। बिकॉज रटोगे कब तक, आज कल परसों तरसों, पेपर वाले दिन जब हाथ में एडमिट कार्ड होगा ना, ये पेज याद ही नहीं होगा रिवाइज करना, बिकॉज उसमें ऑलरेडी बहुत कुछ होगा रिवाइज करने को। और पेपर में सीधा सवाल को देखोगे और राम भरोसे तुक्का मारोगे, और अपनी तो किस्मत आपको पता ही है, वही टिक होगा जो गलत होगा। भाई अपने साथ तो ऐसे ही होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ थोड़ा बहुत आप सवाल समझ पा रहे, इसे सीखेंगे तो अच्छा रहेगा कि भैया नॉर्दर्न में निकालना है, चलो सर बना लेते, सर ने ऐसा कहा था, ये इधर घुमा था, यानी ये दिशा आएगी, आप कहोगे एंटी क्लॉकवाइज। कौन कहता है समय लगा, कौन कहता है कि इसमें टाइम लगा, इतना सही तो काम करा है, पूरा थोड़ी बनाया हमने। क्या मैं उम्मीद करूं आप चीजों को थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं। मैं सेशन अभी बहुत हाई लेवल जाने वाला है, अभी मैं हल्का ही लेवल पकड़ के चल रहा हूं, अभी लाइट लेवल ही आपका चल रहा है। अभी मैं सेशन का लेवल बढ़ाने वाला हूं थोड़ी देर में, और कल के सेशन में आपका इसका लेवल बढ़ेगा। ठीक है जी, यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं। ये अभी इसे आप अभी के लिए हटा सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे, इन्हें एज एन ऑप्शन अभी आप कंसिडर ना करें। ये भी कुछ तो होता है, लेकिन अभी क्या होता है इसे हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है जी, यहाँ तक आप बात समझ पाए हैं, कंफर्मेशन देंगे, पक्की बात। चलो आगे चलते हैं। इसे आराम से एक बार अच्छे से देखो, समझो, और उसके बाद मुझे बताओ कि ये जो कहानियां हैं आपकी क्या क्लियर हुई है। एक बार अच्छे से सोच के फिर बताना। एंटी साइक्लोन नहीं समझा, कोई बात नहीं, हम सिखाएंगे आपको, चिंता ना करें, हमारा काम हुआ है। आगे चले, थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ा दूं चीजों का। जी हाँ, आपको जो एरो देखना है ना, अब मैं आपको याद करा देता हूँ कैसे देखना है। जो एरो होगा उसकी स्टार्टिंग जो आप करेंगे वो इक्वेटर से करेंगे। ये तो सही है, कॉपी में आप चाहे नोट कर ले, चाहे आप ऊपर वाला बनाए चाहे आप नीचे वाला बनाए, इक्वेटर से उसके एरो की स्टार्टिंग करेंगे, बस अपना काम बन जाएगा। अगर वो साइक्लोन पूछता तो आपको पता है यही एरो आपको ऊपर जा रहा था, एंटी, बाकी आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। अब एंटी साइक्लोन कुछ बच्चों को समझ नहीं आया होगा, ये मैं आपको समझाऊंगा कुछ समय के बाद, बिकॉज अब सैचुरेशन आ चुका है आपके दिमाग का, और इसे जैसे आप कल एक बार मुझसे दोबारा मिलोगे, विद इन अ मिनट आपको समझ आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए हम कुछ और चीजों के बारे में बात करेंगे, और बस आपको यही कहेंगे, और भी गम है इस जमाने में, वो आपको बताते हैं क्या गम है। आपको लगता है कोरियोलिस फोर्स जो है मुश्किल है, अभी देखो, एवरीवन इज अ ठग टिल द रियल ठग राइज। अभी तो स्टार्टिंग हुई है इस टॉपिक की, अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है आपको। समझते हैं जरा चीजों को। मैंने आपको ये बताया है कि जो हमारी पृथ्वी है, उसके ऊपर कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से आपको क्या देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और मैं आपको चीज समझाने वाला हूँ, ये प्रेशर डिफरेंस क्या होता है। प्रेशर डिफरेंस के बारे में हम थोड़ी बहुत चीजें समझेंगे। प्रेशर डिफरेंस ये कहता है कि जो हवा है, विंड फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये तो बड़ी ही बेसिक लेवल की बात है, इसमें क्या बड़ी बात है भाई, पंखे से हवा अपनी तरफ आ रही है बिकॉज पंखा उसे धक्का देना चाह रहा है, इसमें क्या सिंपल बात है। तो यानी अगर मैं आपसे कहता हूं एक सेल फॉर्मेशन की हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ चीजें आपको समझाते हैं, सुकून से आप समझना। और इस चीज को भी ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा, और यहाँ के लोग जो है कह रहे हैं भाई हाई गर्मी मान लेते हैं, तो यहाँ से हवा ऊपर की तरफ जो है उठ रही होगी, ये भी आपको पता ही होगा, लपटें जो है ऊपर की तरफ उठती है। ये दो तीन चीजों का मैं इस्तेमाल अब आपके साथ करने वाला हूं कि जब गर्मी यहाँ पर हो रही है तो हवा ऊपर की तरफ उठ रही है। एग्जैक्टली देखिए, कोरियोलिस फोर्स की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, तो कोरियोलिस फोर्स दो एरियाज के बीच में कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है, यानी हमें यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में और कुछ ऐड करना पड़ेगा। एग्जैक्ट इक्वेटर टू इक्वेटर जाएंगे तो आपको कुछ भी वहां देखने को नहीं मिलेगा, बट ऐसे तो हम देखिए 10 डिग्री लैटिट्यूड से 10 डिग्री लैटिट्यूड पर रहेंगे तो भी कुछ देखने को नहीं मिलेगा। जब हम लैटिट्यूड चेंज करते हैं तब आपको कोरियोलिस फोर्स का इंपैक्ट देखने को मिलता है। बाकी अगर कोई ऐसा पेपर का सवाल है, थोड़ा सा आप मुझे उसकी फ्रेमिंग पकड़ाना, मैं आपको बेटर तरीके गाइड कर पाऊंगा। आगे चलते हैं, कुछ डिस्कशन आपके नाम, ध्यान से बात को समझना। अगर मैं पृथ्वी बनाता हूं आपके सामने, तो हमारी पृथ्वी जो है कुछ ऐसी दिखती है, इस टाइप से, जिसमें ये आपका इक्वेटर हो गया, समझ पा रहे हैं आप, ये मैंने इक्वेटर बनाया है, दिस इज इक्वेटर। वो हर समय लगते हैं लेकिन वो आउट ऑफ द प्लेन लगते हैं मिलन, ये सब प्लेन के अंदर हो रहा है, वो प्लेन के बाहर की तरफ लग रहा है, यानी आप कहेंगे ऊपर की तरफ उठ रहा है, वो आसमान की तरफ। ये सब प्लेन के अंदर होता है, एक सिंगल प्लेन के अंदर, यानी वो फोर्स इसके परपेंडिकुलर होगी मिलन। अब यहाँ पर बड़े ही ध्यान से बात को समझना। यहाँ पर जब आप मान लेते हैं, शुरू करते हैं मेरे मेरे साथ बात को, और इस इलाके को मैं मान लेता हूँ, ये जो है अपना 30 डिग्री नॉर्थ लॉन्गिट्यूड है। क्या यहाँ पर आपको ठंडक महसूस होगी?
आपने सुना होगा एक ऐड आती है, हाय हाय ठंडी, इस टाइप से आपको यहाँ पर ठंडक महसूस होगी और यहाँ पर आपको गर्मी महसूस होगी। तो अगर यहाँ ठंडक है और यहाँ गर्मी है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से ठंडक से जो हवा है नीचे की तरफ आएगी, बिकॉज अगर आपका टेम्परेचर यहाँ पर लेस है तो प्रेशर यहाँ पर मोर होगा। अभी तो सर आपने कहा था लपटें उठती हैं और ऐसी और वैसी बातें करी थी, अब आपको क्या हो गया? सर लपटें ना हवा में उठती हैं ऊपर की तरफ, ऐसा नहीं है कि आप आग के सामने बैठे लपटें आपकी तरफ इस तरीके आ रही है, ऐसे लपटें नहीं आती। वो हमेशा आउट ऑफ द प्लेन यानी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ चलती है, लपटें साइडों में नहीं जाती हैं। क्या इस बात को आप समझ पाए? तो ऐसा नहीं है लपटें यहाँ से उठ के आपकी इधर की तरफ चली गई कि आपने क्या करा है, बस इधर आपने बॉर्डर के इधर आपने आग जलाई है और लपटें उठ के सीधा पाकिस्तान में चली गई, ऐसा नहीं होगा। लपटें ऊपर की तरफ उठती है, तो लपटों का जो भी काम होगा वो यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर होगा। बात समझ पाए? हर एक चीज पता होनी चाहिए। वाई? बिकॉज कल को आपके जूनियर ने आपसे पूछ लिया कि भैया या दीदी ये तो बताओ यहाँ गर्म है यहाँ ठंडा है, तो यहाँ से यहाँ क्यों नहीं जा रही? अरे बड़ों से जुबान लड़ाता है, बस ये सब करोगे छोटी हरकत, ऐसा काम थोड़ी करना चाहिए। या गर्मी है या ठंडक है, यहाँ से हवा इधर की तरफ आपकी चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर जब वो हवा आ चुकी है और आपको ये भी पता है कि यहाँ पे गर्मी है, तो ये तो ऊपर की तरफ उठेगा। अभी मैंने आपको इसका रीजन बताया है, क्योंकि ये गर्म है और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो टेम्परेचर लो होता जाता है, इसका मतलब ऊपर की तरफ थोड़ा ठंडक महसूस होगी, इसका मतलब ये ऊपर की तरफ उठ रही होगी। विद एवरी चेंज इन 166 मीटर्स ऑफ हाइट देयर इज अ फॉल ऑफ 1 डिग्री। वही वर्ड्स 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 दुनिया भर की बातें, ये आपका इस तरीके ऊपर की तरफ उठता है। अब होता क्या है, यहाँ पर आके आपका एक चीज आती है जिसे आप बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, यहाँ पर खत्म हो गया। ट्रोपोस्फेयर यहाँ पर आके खत्म हो गया। अब क्योंकि यहाँ पर ये सिनेरियो हुआ है, तो क्या सेम सिनेरियो आपको इससे इक्वेटर के नीचे वाले इलाके में भी देखने को नहीं मिला होगा? सोचो जरा, बिकॉज सेम चीज वहां पर भी होगी। अब यहाँ पर आपस में तो मिलेंगे नहीं क्योंकि दोनों पे हाई प्रेशर है, तो क्या इनके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, भाई यहाँ से इधर की तरफ मुड़ जाए। भाई ऊपर जा नहीं सकते, ट्रोपोपॉज है, इससे ऊपर कुछ स्कोप नहीं है, ट्रोपोपॉज है, यहाँ पर खत्म है खेल। आपस में मिल नहीं सकते बिकॉज दोनों के पास हवा है, तो इधर इधर की तरफ मुंह मोड़ लेंगे अपना, यानी आप कहेंगे यहाँ से इधर की तरफ ये आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, और इधर ये आता जाएगा और ये आता जाएगा और ये यहाँ तक पहुंच जाएगा। अब क्योंकि ये यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है और ये ठंडा भी हो चुका है और इसने लैटिट्यूड से भी और ठंडा हो चुका है, यानी आप कहेंगे यहाँ पर इसका टेम्परेचर मान लेते हैं 5 था, तो यहाँ पर इसका टेम्परेचर 2 ही तो होगा। वाई? बिकॉज यहाँ पर अगर 10 होगा तो यहाँ पर 5 होगा, लेकिन यहाँ 5 होगा तो यहाँ 2 होगा, बिकॉज वही लैटिट्यूड वाली कहानी कि यहाँ गर्मी है यहाँ से, तो यहाँ भी गर्मी होगी यहाँ से, यानी ये ठंडा है इससे, तो ये भी ठंडा है इससे। कौन कहता है जीएस पढ़ाना पढ़ना आपका आसान है? इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर हवा बहुत ज्यादा ठंडी हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा ठंडी हो चुकी है, और ठंडी हवा आप सबको पता है नीचे की तरफ आके गिरती है। ठंडी हवा एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो नीचे की तरफ आके गिरेगी, और नीचे आने के बाद वो इससे आके फिर से मिल जाएगी। इसी तरीके ये भी हवा नीचे की तरफ आके गिरेगी और आके इस तरीके से मिल जाएगी। क्या इस बात को आप समझ पाए? पक्की बात? टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। सर इसे बोलते हैं हैडली सेल। जो सेल आपका इक्वेटर से 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बीच में बनता है, ये आपका हैडली सेल कहलाता है। और अगर मैं इसे और अच्छे से बताऊं आपको, तो जो सेल आपका इस तरीके इक्वेटर से लेकर आपका ऐसे रोटेशन बनाता है, इसे हैडली सेल बोलते हैं, और ये आपका हवा को घुमाता रहता है। क्या इस बात को आप अच्छे से समझ पाए हैं? मैंने एरो कुछ गलत बनाया है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि एरो मैंने गलत बनाया है। आप चाहें तो इसे रटे, बट मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता हूँ कभी भी इसे याद करना। आप चाहें तो याद कर सकते हैं, ये इस तरीके घूमता है और ये इस तरीके घूमता है। मैं कोई बात नहीं, प्रॉपर्ली नहीं है, अभी जाने से पहले आ जाएगा। मुद्दे की बात सिर्फ इतनी है सर, मैं आपको बता देता हूँ, मुद्दे की बात इतनी है कि सर यहाँ से आपकी हवा चलेगी, क्योंकि ऑन एन एवरेज यहाँ का टेम्परेचर पूरे साल का अगर आप देखते हो तो हाईएस्ट होगा, ये तो मानते हो ना बात को? तो ये तो मानोगे हवा ऊपर उठेगी, और ये भी मानते हो आपस में नहीं मिलेगी, तो इधर मुड़ेगी इधर मुड़ेगी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बन गई यही डायरेक्शन, बन गई यही डायरेक्शन। अपने को तो पेपर में टिक करना है उसका, भाई सेंटर से उठी आपस में नहीं टकराई तो इधर उधर पड़ गई, बस खत्म खेल। कोई कहता है हेडलेस सेल जो आपका ऊपर वाला हेडलेस सेल है वो किस डायरेक्शन में, अपने को कुछ नहीं पता, अपने को बस ये पता है इक्वेटर से ऊपर उठी होगी, टकराई नहीं होगी, इधर मुड़ी होगी, बस यही डायरेक्शन है, खेल खत्म। नीचे वाला ये डायरेक्शन है, खेल खत्म, बस इतना सा है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अपन लोग बाद में देखते रहेंगे। फिर बताता हूँ शॉर्ट में, मुंडा नहीं समझा ट्रोपोपॉज का काम, ठीक है, 2 चीजें नहीं समझे, अभी आपको सिखाते हैं, देखिए। ऑन एन एवरेज ये सबसे ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म इलाका है, यहाँ से हवा ऊपर उठ रही है।
यहाँ से आगे कुछ नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ से आगे एटमॉस्फेयर आपका है ही नहीं। क्वेश्चन कैसे आएगा अभी आपको बताते हैं। एक लिमिट ऐसी आएगी जब इसकी और ज़्यादा हाइट ये अचीव नहीं कर सकती और इसके बाद ये इस तरीके यहाँ पर मुड़ जाती है। फिर वो ठंडी होती जाएगी, ठंडी होने के बाद वो नीचे आ जाती है और फिर से इसी सर्कुलेशन के अंदर वो घूमने लगती है। इसी टाइप से ये भी यहाँ पर इसी तरीके घूमने लगती है। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आपको बताई नहीं है, जैसे पोलर सेल अभी आपको नहीं बताया है मैंने, प्रेशर बेल्ट्स आपको नहीं बताई हैं। तो ये सब काम के लिए थोड़ा-सा समय अपने को और लगेगा। बस ये देखिए क्या पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं आप? अभी तो हम बड़ी टुच्ची बातें कर रहे थे कि अरे हाइट बढ़ गई तो ठंडक हो गई। ये सब तो बड़ी छोटी-छोटी बातें थी। अब मैं धीरे-धीरे आपके सामने लेवल पेश कर रहा हूँ। जो कोरियोलिस इफेक्ट वाला एक बच्चा अभी सवाल बता रहा था, बस ये बताएँ क्या वो सवाल अब आपको लग रहा है कि वो बन जाएगा? आप एक बार सोचना, देखना उस सवाल को कि क्या वो इस कंटेंट से बन पाएगा? बिकॉज़ अभी थोड़ा बहुत और कवर करना है। अगर वो ना बने तो मुझे एक बार बता देना कि एग्ज़ैक्टली क्या सवाल था, मैं आपको समझा दूँगा। मेरा ख़्याल इससे वो बन जाना चाहिए। मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं दीपेश, मैं आपको भी सजेशन दूँगा ऐसा आप सोचिए ना क्योंकि कभी-कभार क्या होता है चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होती। सजेशन रहेगा आप एक बार समझ के करें और अगर आपका कंक्लूजन ऐसा निकलता है तो आप निकाल सकते हैं। मैं पर्सनली मैंने कभी इस बारे में इस तरीके नहीं सोचा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल वही है। ये आपको 11th-12th में भी देखने को मिलता है ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा 11th-12th की जो एनसीईआरटी है। क्या ये बात आप समझ पाए? कन्फर्मेशन देंगे? अब एक और चीज़ आपको समझाते हैं। हो जाए? नहीं, अभी नहीं यार, अभी नहीं, अभी नहीं। पाप लगेगा ऐसे तो मुझे। बस इतना ही रखते हैं आज। अभी मुझे आपको कुछ और समझाना है। मैं देखो आपको पता है क्या बताने वाला हूँ? ये पृथ्वी होगी और इसे मैं इस तरीके तोड़ूँगा। ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री होगा और ये अपना 90 डिग्री होगा। मैंने आपको ये सिखाऊँगा, इस तरीके यहाँ पर आपका होगा, ये आपका। मैं आपको ये सिखाऊँगा कि यहाँ से चीज़ें ऊपर उठ के इस तरीके घूम के आएँगी। यहाँ से भी चीज़ें ऊपर उठ के इस तरीके घूम के आएँगी। देख लेना हम कल ये सब सीखेंगे। और इसके बाद अगर मैं आपसे कहता हूँ, यहाँ पर भी क्या होगा चीज़ें ऊपर उठ के इस तरीके घूम के आएँगी। यहाँ से ऊपर जाके नीचे आएँगी। ये भी आपका जो एरो था ऊपर जाकर नीचे की तरफ आया था। ये एरो भी आपका ऊपर जाके नीचे की तरफ आया था। ऐसे ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक सर्कल सेम इसी टाइप से ऊपर उठेगा, ऊपर यहाँ पे घूम के आएगा। और उसके बाद हम देखेंगे क्योंकि ये नीचे आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है, एक हमारा यहाँ पर ऐसा बनेगा और हम सारे के सारे सेल्स को पढ़ लेंगे। ये मेरा प्लान है आपको समझाने का और ये हम पढ़ रहे हैं सरफेस से ऊपर की तरफ क्या हो रहा है। अभी हम ये भी पढ़ेंगे कि सरफेस के अंदर क्या होता है, यानी यहाँ पर आपको अलग-अलग बेल्ट्स जो हैं इस टाइप से क्या-क्या देखने को मिलती हैं। जेट स्ट्रीम्स क्या होते हैं, यहाँ से जेट स्ट्रीम क्यों फ्लो करती है, यहाँ पे ऐसा क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें अभी मैंने आपको पढ़ानी है। सजेशन रहेगा सीख लेना बिकॉज़ यहाँ नहीं तो कहाँ, फिर तो रब ही जाने, ठीक है? साउथ में अपोज़िट इफ़ेक्ट होगा, बिल्कुल एक्चुअली वो अपोज़िट है नहीं, कॉस्ट टू बस होगा हमें लगता है, लेकिन अगर आप शॉर्ट आंसर टाइप पूछे तो आंसर इसका येस होगा, ठीक है? बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। एंटी साइक्लोन अपोज़िट होते हैं साइक्लोन के, एंटी साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज़, सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज़ सही लिखा है मैंने। अपोज़िट होते ही बात आपने सही लिखी है, सेकंड स्टेटमेंट को जस्टिफाई मैं कल करूँगा अभिषेक, तो कल तक के लिए राज़ जो है राज़ ही रहेगा। एल नीनो, ला नीनी आपको पढ़ाया जाएगा, इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें। बहुत बढ़िया। बस ये बताएँ कि लग रहा है कि सीख पा रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं होता हर क्लास में आप अगर ऐसा सोचेंगे सर पेपर का क्या है, पेपर का क्या है, तो हम कभी भी नहीं सीख पाएँगे। हमें कभी-कभी तो जो है थोड़ा-सा पुश करना पड़ेगा खुद को और पेपर के टेंशन से ऊपर उठना पड़ेगा। जिस दिन आप ऐसा कर जाएँगे उस दिन आप जीत जाएँगे। बस पुश करें, पूरी जान लगाएँ और एक चीज़ हमेशा याद रखें, आपकी तबीयत मैटर नहीं करती है बिकॉज़ जब आपकी फैमिली में आपके सीनियर जॉब पे जाते थे और उनकी तबीयत खराब होती थी, तो वो जॉब पे जाते थे। तो अगर आप बीमार हैं, ये आपकी जॉब है, ये आपकी ड्यूटी है इस समय पढ़ाई करके सिलेक्शन लेना। दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और बदले में क्या है घर वाले आपको एक स्टाइपेंड दे रहे हैं, वो स्टाइपेंड है आपका खाना-पीना, रहना और बदले में आपको एक एक्शन परफ़ॉर्म करके दिखाना है, वो एक्शन आपका है सिलेक्शन, ठीक है? कोशिश करें, पुश करें एंड कुछ भी हो जाए यार देखो सिलेक्शन ले लो वरना मेहनत जो है खराब नहीं जानी चाहिए। तबीयत जब तक बिल्कुल आँखें जवाब ना दे जाए, तब तक आपको बैठे रहना चाहिए, ठीक है? मुझे मोटिवेशन मिलती है आप लोगों से, क्योंकि आप लोग आते हैं, आप लोग जैसे मैं मान लेते हैं मैं 5 मिनट के लिए बीच में चला गया तबीयत खराब है। जब आप लोग वेट करते हैं ना, तो बदले में ऐसा मन होता है कि नहीं यार, जब इन्होंने वेट करा है तो मैं भी इन्हें कुछ कंटेंट करा के भेजूँ और वही चीज़ है बस एक-दूसरे के साथ चलते-चलते हम यहाँ तक आए हैं और आगे जाएँगे। इसी तरीके आप पुश करते रहें और पूरी जान लगा दें। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जो जानना चाहे जा सकता है। आप सभी के मैं डाउट्स फटाफट से देख रहा हूँ और मैं देख लेता हूँ। डाउट क्या है आपका? बहुत-बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, अच्छे से आप अपनी तैयारी करें एंड मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। हैव अ वेरी गुड नाइट। टेक केयर। गॉड ब्लेस। गुड बाय।